जो कि चीफ फार्मासिस्ट हैं डॉक्टर एसपीएम सिविल अस्पताल लखनऊ। आप पूर्व चेयरमैन फार्मेसी काउंसिल उत्तर प्रदेश भी हैं। साथ में है अंशुल गीते जी, ये प्रोजेक्ट मैनेजर है बीडीपीएम सीडैक नोएडा उत्तर प्रदेश से। आप दोनों लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और राज्य स्वास्थ्य संस्थान की तरफ से एक छोटा सा भेंट आप लोगों को कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व देना चाहूंगा। थैंक यू सर। तो आप लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। कृपया इस कड़ी को हम लोग शुरू करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस कार्यक्रम के लिए अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उत्तर प्रदेश श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी का, इस संस्थान SIHFW की डायरेक्टर मैडम अर्चना वर्मा जी का और हमारे डिप्टी डायरेक्टर सर SIHFW डॉक्टर मोहित सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने महत्वपूर्ण पहलुओं पे लगातार यहाँ पे वार्ताएं आयोजित की जा रही हैं और विशेषज्ञों द्वारा इस पूरे प्रदेश के चिकित्सा कर्मियों को, चिकित्सकों के साथ ही जितने भी चिकित्सा कर्मी हैं वो सभी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अभी जो सर ने बताया उन सभी चीजों को अगर आप देखें तो जहां तक मैंने अभी तक के 64 एपिसोडों को देखा है, लगातार सभी बिंदुओं पे विस्तार से चर्चा होती है और प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाता है। निश्चित रूप से लगातार ट्रेनिंग और लगातार इस तरीके के वार्ताओं से माननीय प्रमुख सचिव महोदय के और इन अधिकारियों के सहयोग से और उनके निर्देशन में ये एक बड़ा कार्यक्रम इस उत्तर प्रदेश के लिए है। निश्चित ही हमारे प्रदेश के फार्मासिस्ट भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। मैंने सभी फार्मासिस्टों से अनुरोध किया है कि जितने भी कार्यक्रम होते हैं इस तरीके के, सब कार्यक्रम वो लोग उन लोगों को भेजा जाता है और वो सभी देखते हैं। इसके साथ ही सभी चिकित्सा कर्मी देख रहे हैं। आज चूंकि हम चर्चा करने वाले हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके दवा भंडारण, सावधानियां और प्रबंधन। विशेष तौर पे आज हमारा जो मकसद है वो ये है कि जो हमारे दवा के भंडारण है और दवा के रख रखाव का जो आज भी कई जगहों पे मैनुअल चल रहा है, तमाम सारी जगहों पे आप देखेंगे कि औषधियों का भंडारण के बाद मोटे मोटे स्टॉक बुक्स बनाए जा रहे हैं और उस मैनुअल चीजों को कम करने के लिए ही ये एक प्रोग्राम शुरू किया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। प्रोक्योरमेंट पूरा अभी DVDMS के माध्यम से शुरू हो चुका है और उसके साथ ई औषधि के साथ ई-सुश्रुत या अन्य कई सारी चीजें, कई HMNS प्लेटफॉर्म पर भी या कई प्लेटफॉर्म और जुड़ रहे हैं। अभी देखिए ABDM का पूरे प्रदेश में धीरे धीरे वो योजना पूरी लागू हो रही है और हमारे साथ अंशुल जी हैं जो कि आपको DVDMS के बारे में पूरी जानकारियां भी साथ में देंगे। और कई सारे साथी हमारे पूछते हैं कि हम DVDMS के माध्यम से कैसे अपना इंडेंटिंग करेंगे, कैसे हम दवाएं लाने के बाद उसको एंट्री करेंगे और कैसे हम उसके बाद जो हमारे सब स्टोर्स हैं यानी जो वार्ड्स हैं और अन्य जो स्टोर्स हैं जहां पे दवाएं वितरित की जा रही हैं वहां पे कैसे खारिज किया जाएगा, दवाओं को कैसे कंज्यूम किया जाएगा, यानी कंजम्पशन। तो कंजम्पशन कैसे होगा इसके बारे में कई सारे लोग जगहों पे ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन आज मैं इसीलिए धन्यवाद दे रहा हूं सर का और SIHFW का कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जितने भी फार्मासिस्ट साथी हैं वो सभी इस चीज को समझ पाएंगे कि हम DVDMS या अन्य जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनका उपयोग करके किस तरीके से हम दवाओं को खारिज कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा मकसद है कि दवाओं का स्टोरेज बहुत महत्वपूर्ण है। दवाओं का स्टोरेज करने के लिए क्या क्या मुख्य सावधानियां बरतनी होती हैं उसको देखना है। आज की इस परिचर्चा का जो ऑब्जेक्टिव है वो है इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग स्टोरेज, जिसमें हम मेंटेन द मेडिकेशन स्टेबिलिटी ड्यूरिंग एक्सट्रीम टेम्परेचर। अभी आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर हो रहा है। प्रिवेंट डिग्रेडेशन, कंटामिनेशन एंड पोटेंसी लॉस। अब जब आप एक्सट्रीम टेम्परेचर की बात करते हैं
तो ये पूरा इस 1 घंटे 1.5 घंटे के एपिसोड में हम सभी लोग इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे कि किसी भी औषधि को अगर हम एक्सट्रीम टेम्परेचर पर ले जाते हैं, चाहे उसको उसका निर्माण हो, चाहे उसका ट्रांसपोर्टेशन हो और चाहे उसका भंडारण हो, उन सभी जगहों पे हमें टेम्परेचर का ध्यान रखना होता है। और टेम्परेचर ही नहीं, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। और उससे क्या होता है कि अगर स्टोरेज सही नहीं हुआ, प्रॉपर स्टोरेज नहीं हुआ, तो डिग्रेडेशन हो सकता है, कंटामिनेशन हो सकता है और उसकी पोटेंशियल लॉस हो सकती है। तो इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। फॉलो रेगुलेटरी गाइडलाइंस जो है हमारी, ये हमारे ऑब्जेक्टिव में है आज कि जो एनक्वास स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारी एसओपी है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की, उसको किस तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं। इंप्लीमेंटेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर फार्मेसी स्टोर एंड हैंडलिंग, हम जो बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है फार्मेसी स्टोर के लिए उस पर चर्चा करेंगे, उसके हैंडलिंग के लिए दवाओं के उस पर चर्चा करेंगे। और ऑप्टिमाइज प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाया डीबीडीएमएस, डीबीडीएमएस के माध्यम से हम किस प्रकार ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपना प्रोक्योरमेंट। इफिशिएंट ड्रग सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हम किस तरीके से ड्रग सप्लाई करते हैं। यूटिलाइज कोल्ड चेन लॉजिस्टिक फॉर हीट सेंसिटिव मेडिकेशन, तमाम अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो हीट सेंसिटिव मेडिकेशंस हैं उनको हम किस तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इंप्रूव अवेयरनेस एंड कंप्लायंसेस, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और उसी का ये एक आज भी उदाहरण है कि हम अपने साथियों के साथ इंप्रूवमेंट के लिए ही ये अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में इसको आज रखे हैं। और माननीय प्रमुख सचिव महोदय ने निश्चित रूप से इस पर ध्यान दिया है। हम एजुकेट करना चाहते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को और उसके साथ ही जो हमारे फार्मासिस्ट हैं या अन्य जो भी हमारे स्वास्थ्य सेवा प्रदाता हैं जो औषधियों का स्टोरेज करते हैं। और चूंकि अब जमाना जो है एआई का आ गया है, तो निश्चित मानिए कि हम लोग जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनका उपयोग करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा। और जो भी लोग इसको सीख रहे हैं, जो इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से ये सारे लोग उसको जान जाएंगे, तो हम प्रिवेंट मेडिकेशन रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट ड्यूरिंग हीट वेव्स, इस पे भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे। और हम इसके पहले, इसको स्टार्ट करने के पहले हम आप लोगों से एक चीज और कहना चाहते हैं कि मैं बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे ये बात होती है कि कोई भी औषधि अपनी एक्सपायरी डेट के पहले एक्सपायर हो सकती है। हम लोग क्या जानते हैं कि भाई आम पब्लिक ये जानती है कि कोई भी दवा एक्सपायरी डेट पे ही एक्सपायर होती है, जबकि कोई औषधि अगर सही भंडारण नहीं किया गया तो वो दवा पहले भी खराब हो सकती है। और पहले जो हमारे पास डेटाज हैं उसको आप देखेंगे और आज का डेटा, उसमें जब से ये डीबीडीएमएस हमारा यूज होना शुरू हुआ और जब से ट्रेनिंग शुरू हुई है तब से बहुत सारे चेंजेज आए। आप इस जो हमारे सामने आपकी स्लाइड है उसमें एक ग्राफिक्स देख सकते हैं जिसमें ग्लोबल एवरेज है परसेंटेज मेडिसिन स्पॉइलेज बाय रीजन। तो ये करीब 25% स्पॉइलेज है, ये ग्लोबल है। और इंडिया के अर्बन में 10% के आसपास स्पॉइलेज है, रूरल में थोड़ा ज्यादा है, रूरल में 17 to 80% के 18% के आसपास है। और ये जो स्पॉइलेज है इसका कारण क्या है कि जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है। और वो जागरूकता बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये औषधियां ही जीवन देती हैं। हम लोग अभी पिछले 2 सत्र के पहले यहां पे ही SIHFW द्वारा एक वार्ता प्रसारित हुई है जिसमें लू से बचने के लिए तमाम सारे उपाय बताए गए। अब अगर किसी को लू लग गया तो वो जो है हॉस्पिटल में अगर एडमिट हुआ और एडमिट होने के बाद जो जिससे उनको बचाया जा सकता है यानी औषधियां, तो औषधियों को कौन बचाएगा? इसलिए औषधियों को भी बचाना आवश्यक है। तो पोस्ट डीबीडीएमएस और इन ट्रेनिंग्स के बाद आप देखिए कि ये डेटा हमारा बिल्कुल चेंज हुआ है और ये डाटा लगभग 7% के आसपास मेडिसिन स्पॉइलेज का है। निश्चित रूप से ये एक बड़ा परिवर्तन हुआ है डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने के बाद। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। ओवरव्यू ऑफ ड्रग मैनेजमेंट इन यूपी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स ड्रग सप्लाई। अब क्या इंपॉर्टेंस है हमारा? ये वेल फंक्शनिंग पब्लिक हेल्थ सिस्टम रिलाइज ऑन एन एफिशिएंट ड्रग सप्लाई चेन। ड्रग सप्लाई चेन के माध्यम से हम पब्लिक हेल्थ सिस्टम को वेल फंक्शनिंग करना है हमें। इंश्योरिंग एडिक्वेटेड access to essential medical products, vaccines and technologies with high standard of quality
सेफ्टी, इफिकेसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ये जो फार्मेसी का मूल जो एम होता है वो यही है कि हम अच्छी क्वालिटी की औषधियां दे दें, सेफ औषधियां हो और कॉस्ट इफेक्टिव, ये कॉस्ट इफेक्टिव हो, ये बहुत आवश्यक है। तो इसेंशियल ड्रग का जो डिफिनीशन है वो यही है कि कंसिस्टेंटली अवेलेबल इन एडिक्वेट क्वांटिटी, हम एडिक्वेट क्वांटिटी में दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, एप्रोप्रिएट डोजेज उसका जाए उस व्यक्ति को, विथ एश्योर्ड क्वालिटी, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, एंड एन अफोर्डेबल प्राइस। डेफिनेटली। अब आप जहां तक क्वालिटी की बात है, हमारे जो मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन है उन्होंने क्वालिटी में तमाम सारे संशोधन करने का प्रयास किया क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। पहले क्या होता था कि जब औषधियां आती थी कॉर्पोरेशन में, तो उस समय औषधियों के जो चेकिंग होती थी उनकी लैब रिपोर्ट्स कंपनियां अपने आप देती थी और दवा आ जाती थी। अभी हमारे मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने औषधियों को अपने यहां भी उसकी सैंपलिंग कराना शुरू कर दिया है, और ये शायद आप बेहतर समझेंगे कि औषधियों की सप्लाई होने के बाद उसको ट्रांजिट पीरियड में रखा जाता है, क्वारंटाइन पीरियड कहा जाएगा, और क्वारंटाइन में जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक उसको हम नीचे सप्लाई नहीं देते। तो ये जो क्वालिटी चेंज करने का और क्वालिटी को बेटर करने का प्रयास था, ये हमारी यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन कर रही है। तो हम एडिक्वेट क्वांटिटी में औषधियां उपलब्ध करा रहे हैं, एप्रोप्रिएट डोजेज में औषधियां उपलब्ध करा रहे हैं, एश्योर्ड क्वालिटी दे रहे हैं और एफोर्डेबल प्राइस पे दे रहे हैं। इसमें एक हिस्टोरिकल चैलेंजेस थे हमारे पास। पहले क्या था कि हमारे जो संरचना थी वो ये थी कि हम जिलों में सीएमएसडी होती थी हमारी, और सेंट्रल लेवल पे हमारी सीएमएसडी होती थी जो डायरेक्टरेट में है, और वहां से परचेजिंग होती थी या वहां से रेट कॉन्ट्रैक्ट होता था, और उस कॉन्ट्रैक्ट पे ही हम जनपदों में औषधियां उपलब्ध कराई जाती थी या वहां से परचेज करते थे। लेकिन अभी जब से ये चेंज हुआ, अब हम एक साथ पूरे प्रदेश का डेटा ले रहे हैं, उनसे मांग पत्र ले रहे हैं और उसके अनुसार निर्धारित कर रहे हैं कि कितनी औषधियों की आवश्यकता प्रदेश में है, और ऑब्जेक्टिव उसका यह है कि आप improve public health outcome for over 200 million people through digital transformation and centralized control। वास्तव में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग फार्मेसी में करने का ये जो प्रयास है ये बहुत अच्छा प्रयास है, और इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। डीबीडीएमएस और यूपीएमएससी का जो स्ट्रेटेजिक रोल है उस पर थोड़ी सी बात अगर हम करते हैं तो डीबीडीएमएस जो है वो आईटी बैकबोन के रूप में काम कर रहा है। तो जो ड्रग एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीडीएमएस, आल्सो नोन एज ई-औषधि, इज द वेब बेस्ड आईटी बैकबोन फॉर मैनेजिंग ड्रग फ्लो इन द स्टेट। पूरे स्टेट में हम लोग ड्रग फ्लो को डीबीडीएमएस के माध्यम से फ्लो कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं, और रियल टाइम डाटा और ऑटोमेशन जो हमारा है ये इसमें बना रहे हैं। हम प्रोवाइड रियल टाइम स्टॉक इन्वेंट्री डाटा अक्रॉस वेयर हाउसेज एंड फैसिलिटीज। पूरा वेयर हाउस से और फैसिलिटी तक एक डाटा बन रहा है, और उसके आधार पे ऑर्डर प्लेसमेंट हो रहे हैं, उसी के आधार पे कंजम्पशन हो रहा है। तो मुझे लगता है अंशुल जी आज आपको बहुत बेहतर तरीके से कंजम्पशन और औषधियों का जो इंडेंटिंग है उसको पूरी तरीके से समझाएंगे, और लाइव डेमो होगा। कंप्रीहेंसिव मॉनिटरिंग, ये मॉनिटरिंग बहुत आवश्यक है। मॉनिटर इंडेंट, पहले इंडेंट को मॉनिटर करना है, परचेज ऑर्डर्स को मेंटेन करना है, उसको मॉनिटर करना है, सप्लाई स्टेटस को मेंटेन करना है, एंड कंजम्पशन ऑफ ड्रग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कंज्यूमेबल्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स जितने भी हैं सभी के लिए एक मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, जो कि अब हम अपने इस डीबीडीएमएस और ई-औषधि के माध्यम से आईटी के रूप में कर रहे हैं। हमारा स्ट्रेटेजिक एलिमेंट क्या है कि एम्स टू मूव फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था उसको हम चेंज करके एजाइल डिमांड ड्राइवन सप्लाई सिस्टम, एम्फसाइजिंग टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड डाटा ड्राइवन डिसीजंस। इस डिसीजन के द्वारा एक स्ट्रेटजी बना करके और पूरे प्रदेश में अच्छी औषधियां उपलब्ध करा रहे हैं। एक हम लोग अगर देखेंगे, अभी फिलहाल इस पे हम लोग बात कर लेते हैं डीबीडीएमएस है क्या। मुझे लगता है डीबीडीएमएस के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए डीबीडीएमएस है क्या, तो उस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुनील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि डीबीडीएमएस का यूज क्या है, एक्चुअली में डीबीडीएमएस जो एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है वो हमारा एक एंटायर सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर आप इसको देखा जाए तो आफ्टर द टेंडर प्रोसेस यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन में सारी जो भी प्रोसेस होती है, दवाई का प्रोक्यूरमेंट हुआ, उसको
क्वालिटी टेस्टिंग करना हुआ, उसके बाद उसको सप्लायर को जो हम परचेस ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं वो हुआ, वहां से दवाइयां जब हमारे वेयर हाउसेस पे शिफ्टिंग होती है, वो ये सारा जो एक पूरा चेन है, जो लास्ट माइल तक जो हमारे फार्मेसिस्ट भाई जो हमारे फैसिलिटीज जो इसको इंडेंट करके ले जाते हैं, वहां तक पूरा सिस्टम हमारा डीवीडीएमएस के थ्रू चलता है। तो जैसे कि हम इसका डेफिनेशन की बात करें तो ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, प्योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ड्रग प्रोक्यूरमेंट सिस्टम भी इसको कहते हैं हम। मेनली जो हम डीवीडीएमएस की बात करते हैं तो ये सिर्फ हम एक सिस्टम को इस टाइप से ना देखें कि ये पूरा प्रोसेस एक करके इसको छोड़ दिया जा रहा है। इसमें नंबर ऑफ मॉनिटरिंग्स है, इसमें नंबर ऑफ मॉनिटरिंग से बात करी जाती है तो कि वो जो दवाई है हमारी कौन सी हेल्थ फैसिलिटी लेके जा रही है। कुछ हेल्थ फैसिलिटी ऐसी है जो आज तक महीने भर में 2 महीने 3 महीने बाद भी वो दवाई मेडिसिन लेने नहीं आ रही है, और उसको पर्टिकुलर मेडिसिन ले जाना ही सिर्फ एक उद्देश्य नहीं होता, मेडिसिन को यूटिलाइज करना भी उद्देश्य है। दैट मीन्स कि मेडिसिन आपकी अगर हमारे वेयरहाउस से आपके स्टोर में पहुंच गई है और उसके बाद अगर वो आगे यूटिलाइज नहीं हो रही है तो उसका क्या कारण है, तो इस सारी चीजों को मॉनिटरिंग करते हैं। ये सारी चीजें भी हमारे डीवीडीएमएस में आती है। दैट मीन्स कि लास्ट माइल तक हम इसको ट्रैकिंग करना चाहते हैं। तो ये जो डीवीडीएमएस सिस्टम है ये इनिशियली बैकबोन बन के चल रहा है, और साथ में ये पूरा एक साइकिल बना रहा है मेडिसिन का, कंज्यूमेबल्स का, कि वो कहां तक पहुंची, वो यूटिलाइज हो रही है कि नहीं। तो आपको जैसे मैं बता रहा था कि ड्रग स्टोरेज मैनेजमेंट भी है हमारे पास, क्या क्या मेडिसिन को कैसे स्टोर करना है, वो कितनी एक्सपायरी है, कब तक उसको यूटिलाइज करना है, ये सारी चीजें आप मॉनिटरिंग डीवीडीएमएस के थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें एक और चीज होती है जो मैं सुनील जी के साथ शेयर करना चाहूंगा। कई बार क्या होता है कि मेडिसिन आ गई, क्वारंटाइन टेस्टिंग भी हो गया आपके पास ड्रग रखी हुई है, बट किसी एफडीए ने उसको टेस्ट किया, सपोज टू भी वो एमएसक्यू आ गई, तो वो सिस्टम से हमारे सिस्टम में उसको तुरंत रोक दिया जाता है। जो यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन, पहले बहुत दिक्कत होती थी इसमें। हाँ। और अक्सर ये चीज मैंने देखा है कि पब्लिक में जाता था तो उससे हमारी बदनामी ये होती थी कि भाई दवा बट गई और उसके बाद एनएसक्यू आ गया। डेफिनेटली। तो वो क्या होता था कि वो दवाई जब तक आप किसी को फोन से मैसेज कर रहे हैं या आप किसी भी पत्राचार के थ्रू आप उसको बता रहे हैं फैसिलिटी को कि ये दवाई आपको यूटिलाइज नहीं करनी, तो वो टेक ए टाइम। बट आप अगर करंट डीवीडीएमएस सिस्टम यूज करते हैं तो वो तुरंत वो मेडिसिन को स्टॉप हो जाता है, वो इनएक्टिव कंडीशन में चली जाती है। उस केस में अगर आप डीवीडीएमएस सिस्टम का प्रॉपर यूज करते हैं फैसिलिटी, तो क्या होता है कि आपको तुरंत पता लग जाता है मॉर्निंग में, आप सुबह आपने देखा कौन कौन सी मेडिसिन मेरे स्टॉक में एक्टिव स्टेज में है, कौन सी इनएक्टिव स्टेज में, मतलब दैट मीन्स कि इसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसको साइड में रख दिया जाए या इसका यूटिलाइजेशन नहीं किया जाए, लेटर तो आपके तक पहुंच ही जाएगा। तो इन सब चीजों से ताकि हमारे जो एंड यूजर्स हैं, जो हमारे पेशेंट्स हैं, उन तक वो दवाई ना पहुंचे, उसको साइड में स्टोरेज हो सके, उसका एक पृथक तरीके से उसका डिस्पोज ऑफ हो सके। तो ये सारी सुविधाओं के लिए मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि आप प्रॉपर डीवीडीएमएस का यूटिलाइजेशन करें, प्रॉपर मॉर्निंग में आके आप अपना स्टॉक मेंटेन करें, स्टॉक चेक करें, तो ये सारी चीजें भी डीवीडीएमएस में आएगी। बहुत अच्छी चीज है, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके लगभग सभी जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स तक तो पूरी तरीके से डीवीडीएमएस लगभग लागू हो गया है। जी। और जो हमारा मेन स्टोर है वहां तक तो चल रहा है। अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है जो कंजम्पशन के लेवल पे और पीएचसी लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल। वो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, और अभी SIHFW में भी उसकी ट्रेनिंग रेगुलर हो रही है। हमारा फाउंडेशन हो रहा फार्मेसी का, और थैंक्स टू हमारे PS सर की रेगुलर हमारी जो यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, उसमें डीवीडीएमएस के बारे में भी और जो भी हमारे IT प्लेटफॉर्म्स हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे स्टोरेज के बारे में, और थोड़ा सा आपने डीवीडीएमएस के बारे में बताया। हम चूंकि औषधियों के बारे में भी बात कर रहे थे कि जो औषधियां एक्सपायरी डेट के पहले कैसे एक्सपायर हो सकती हैं, तो वास्तव में जो हम लू की बात अभी थोड़ी देर पहले किया हमने कि हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट में ये बताया जाता है कि जब सामान्य तापमान उससे 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अधिक हो गया किसी दिन, तो वो लू की श्रेणी में आ जाता है। डेफिनेटली। उसमें लोगों को एक गाइडलाइन दी जाती है कि भाई आप बचिए। हमारे यहाँ थोड़ा चेंज है, हमारे यहाँ आप समझिए कि लू है तो ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है, और लू नहीं है तब भी सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि दवाएं जो हैं वो ऑलरेडी हीट सेंसिटिव है। थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम हीट होने पे ज्यादा सावधानी रखनी है, सामान्य हीट होने पे कम सावधानी थोड़ी सी है, बट सावधानी तो रखनी है। तो जो हमारा ऑप्टिमाइज
पार्ट है वो ये है कि हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक माना जाता है, और कोल्ड स्टोर जो हमारा है वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारे स्टोर्स हैं वहां पे डिजिटल थर्मामीटर्स का उपयोग करना पड़ेगा और टेम्परेचर लॉगिंग करनी पड़ेगी। ये बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही ह्यूमिडिटी कंट्रोल बहुत आवश्यक है। तो टेम्परेचर से बचाने के लिए और ह्यूमिडिटी से बचाने के लिए एक्सेस मॉइस्चर ना कहीं हो, और आवश्यकता पड़े तो हम डीह्यूमिडिफायर आवश्यक रूप में वहां पे यूज कर सकते हैं। तो हम जब इस पे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एक केस स्टडी में आपको पहले बता दूं। एक केस, 2 केसेज हमारे पास ऐसे आए जो कि नोटेड है हमारे पास अभी, और उसको हम लोगों ने अपने यहाँ नोट करके लगा भी रखा है। एक महोदय को इंसुलिन लगता था, और उनका यह कहना था कि भाई जब से गर्मी आई है तो मुझे ये इंसुलिन काम नहीं कर रही। तो अब जब आप इस पूरे हम प्रोग्राम को समाप्त करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो इंसुलिन क्यों नहीं काम कर रही। चलिए, इस तरीके के 1-2 और केस स्टडीज हैं हमारे पास, लेकिन हम पहले अपने स्टोरेज पे बात कर रहे हैं कि हम बेसिक प्रिंसिपल्स को क्या अपनाएं, जिसमें एक फीपो FIFO और दूसरा FEFO, ये दोनों प्रिंसिपल्स को हमें लागू करना है। और फीपो जो है उसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो नॉन एक्सपायरी बेस्ड रोटेशन है उसको हमको करना है, और हम लोग उसको लगभग हमारे सभी फार्मेसी साथी स्टोरों में कर रहे हैं। दिक्कत आती है जो हमारे छोटे स्टोर्स हैं या जो हमारे वार्ड्स हैं, वहां पे रेगुलर मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। दूसरा हमारा फीफो यानी FEFO, उसमें फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, यानी कभी कभी कुछ दवाएं होती है जो नियर एक्सपायरी होती है, तो उसको हमको, या 60 शेल्फ लाइफ वाली दवाएं हैं जो, जिनकी बहुत सारी दवाएं आप जानते हैं कि उनकी एक्सपायरी 1 ही साल होती है, यानी जिसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, तो उनको हमको इस योजना के तहत, यानी फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट की योजना के तहत बाहर करना है, यूज कर लेना है, जिससे वो दवाएं खराब ना हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। स्टोरेज जोनिंग हमको करना है। तो हमारे जो फार्मेसी साथी देख रहे होंगे या जो अदर हमारे वार्ड के साथी देख रहे होंगे, जो नर्सिंग के लोग देख रहे होंगे, उनके लिए यह है कि आप स्टोर जोन जरूर बनाइए, सेपरेट करके। एक्सपायर्ड मेडिसिन के लिए अलग जोन बना लीजिए, क्वारंटाइन का एक अलग जोन बनाइए, रिटर्न मेडिसिन जो करनी है, जैसे अभी अंशुल जी बता रहे थे कि अगर मान लिया इन्होंने कोई दवा वहां से रोक दी तो उसको तुरंत रिटर्न करना है, तो उसके लिए एक अलग जोन बनाइए। यूजेबल स्टॉक जो आपका है उसका जोन अलग होना चाहिए। लेबलिंग और शेल्विंग का बड़ा महत्व है हमारे यहाँ। जितने भी हमारे रैक्स हैं सब प्रॉपर लेबल्ड होने चाहिए, क्लियर लेबल्ड होने चाहिए, जो आप पढ़ सकें। स्टोरेज, अवॉइड स्टोरिंग ड्रग डायरेक्टली ऑन द फ्लोर। सीधा कोई भी दवा हमारे फ्लोर पे नहीं रखी है, क्योंकि इसको जब आप बहुत लंबा अध्ययन करेंगे, केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग जाएंगे, तो माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया कैसे ग्रो करता है, किस तरीके से फंगाई ग्रो करते हैं, फंगाई के लिए स्पेशल जो पीएच है, वो पीएच जो है वो निर्धारित है कि किस पीएच में फंगाई हमारा डेवलप कर सकता है, किस पीएच में हमारा बैक्टीरिया डेवलप कर सकता है। तो ऐसा ना हो कि स्टोरेज खराब होने से हमारी किसी औषधि का पीएच, जो हमारी लिक्विड औषधियां हैं, उसका पीएच कहीं खराब हो गया। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है, इसलिए हमें जमीन पे दवा नहीं रखनी है। और स्पेशली जितने भी हमारे आईबी है, यानी जो सेलाइन है और हमारा डेक्स्ट्रोज है, जो बोतल है, उन बोतलों को कभी भी कार्टून्स को नीचे जमीन पे नहीं रखना। अब तो प्लास्टिक के बढ़िया बने हुए गत्ते आ गए हैं, उसके अच्छे आ गए हैं, उन पे रखा जाने लगा। तो अच्छा, दूसरा है सिक्योरिटी, एक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे औषधियों के लिए। इसमें कंट्रोल्ड हमको एसेस रखना है हाई रिस्क मेडिसिन का, नारकोटिक का और साइकोट्रोपिक। अब हाई रिस्क क्या है? हाई रिस्क हमारे जो नर्सिंग के लोग हैं उन लोगों को भी बताया जाता है, फार्मासिस्टों को भी बताया जाता है। और जब भी एनक्वास होता है या जितने भी क्वालिटी एसेस करने वाली संस्थाएं हैं वो आती हैं, तो हाई रिस्क मेडिसिन को जरूर देखती हैं। हाई रिस्क मेडिसिन का मतलब वो हुआ, अगर आप एक उदाहरण देखिए कि हम लोग मान लिया कि एक वार्ड है, उसमें 2 पेशेंट है, ए और बी। ए पेशेंट को इंजेक्शन इंसुलिन लगना, और हमारे जो वहां के स्वास्थ्य सेवा प्रदाता हैं वो इंसुलिन लगाने जा रहे हैं निकाल करके, और उसी समय कोई बीच में इमरजेंसी आ जाती है, और उस इमरजेंसी को मैनेज करने के चक्कर में कहीं वो ए की जगह पे बी को इंसुलिन लग गया। तो अब आप समझिए
कि जिसको लगना था उसको नहीं लगा, तो उसको तो ज्यादा नुकसान नहीं किया। उसको तो ये होगा बहुत होगा, उसका शुगर लेवल थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन जिसको नहीं लगना था उसको अगर इंसुलिन लग गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हाइपोग्लाइसेमिक स्थिति में या कोमा में जा सकता है। तो इसलिए जितनी भी हाई रिस्क मेडिसिन हैं, उनको आपको सिक्योरिटी के अंतर्गत रखना होगा। और नारकोटिक्स के बारे में बाकायदा एक्ट बना हुआ है, और एक्ट को पूरा हमारे सभी फार्मासिस्ट साथियों को पढ़ना चाहिए, और उसमें जो गाइडलाइन है उन गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। और उसमें गाइडलाइन में क्या है कि आप कोई भी ऐसी दवा सिंगल यूज डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसमें डबल लॉक की का प्रावधान है, और 2 लोगों से कंफर्मेशन के बाद ही वो इंजेक्शन लगाइए। अब हम थोड़ा सा हाई रिस्क पे अगर हम जाते हैं तो हम लोग उसको सामान्य भाषा में समझाते हैं कि भाई जैसे हमारा पोटेशियम या इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, दूसरा इंसुलिन है, तीसरा जो हार्मोन्स हैं, या आपका हार्मोन्स की जगह पे आप ये कह लीजिए जो कोगुलेंट एंटीकोगुलेंट ड्रग्स, ठीक है, हिपेरिन्स है, उनको अभी एंटीकोगुलेंट में हम लोगों के अस्पताल में स्टेमी योजना के अंतर्गत और दवाएं आ गई, और उन दवाओं का अगर भंडारण सही तरीके से नहीं हुआ तो बहुत नुकसान कर सकती है। तो ये सारी दवाएं जो है नार्कोटिक है, साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं, तो साइकोट्रोपिक ड्रग्स को भी आप सामान्य तौर पे यूज नहीं कर सकते, ना सामान्य तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। तो इन दवाओं की सिक्योरिटी का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अब प्रिकॉशन हमको लाइट और हीट एक्सपोजर से थोड़ा बचा के रखना है। कुछ आपने देखा होगा ये तमाम सारी दवाएं जो लाइट सेंसिटिव होती है, तो उनको अंबर बॉटल्स में रखा। अंबर बॉटल्स मतलब कि वो बॉटल्स जिनका कलर आप देखते होंगे वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, उस अंबर बॉटल में ही जो कंपनियां होती हैं वो उसको सप्लाई करती है या स्टोर के लिए हमको देती हैं, तो उसको उस बॉटल से निकालना नहीं है या डार्क कैबिनेट में रख देना है। तो इन सब चीजों का अच्छा ये प्रॉब्लम आती है जो हमारी फार्मेसी जैसी है जो हमारे अस्पतालों में नहीं है, और बाहर से अभी भी हमारे यहाँ आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी बहुत लोगों की नहीं है, तो वो उन शीशियों को खुलवा करके थोड़ी दवा घर ले जाते हैं। तो ऐसे में काउंसिल करने की जरूरत है पब्लिक को कि ऐसी शीशियां जो आपको डार्क कलर की दिख रही हो, कम से कम उनको अगर खरीदे तो आप पूरी शीशी खरीदिए, क्योंकि वो डार्क शीशी जो है वो उसके स्टोरेज का एक पार्ट है। डेफिनेटली, ठीक है। तो इसमें अच्छा एक्सपायरी ऑफ डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड ड्रग, ये बायोमेडिकल वेस्ट का रूल है, एक्ट बना हुआ है, उसके अनुसार जो है उनको एक्सपायर्ड ड्रग्स को डिस्पोजल करना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है, पेस्ट कंट्रोल रेगुलर हमको अपने स्टोरेज में करना है, प्रोक्योरमेंट हमको डीबीडीएमएस के माध्यम से करना है, ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना है। इसके की फीचर्स क्या हैं? इंडेंटिंग करेंगे हम, रेज डिमांड करेंगे, अपनी डिमांड को रेज करेंगे, कंजम्पशन बेस्ड करेंगे, स्टॉक लेवल देखते हुए करेंगे, वर्क फ्लो को अप्रूवल देना है आपको, परचेज ऑर्डर्स आपके अब तो वहीं पे यूपीएमएससीएल में होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो हमारे फार्मेसीज हैं सभी को देखना है, उसमें आपको बैच नंबर ट्रैक करना है, जैसे औषधियां आपके पास आती हैं एक बार बैच नंबर जरूर ट्रैक करें, उसकी एक्सपायरी ट्रैक कर लें और स्टॉक मूवमेंट ट्रैक कर लें, जो हमारे फार्मासिस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या नीचे फैसिलिटीज पे हैं। तो सुनील जी ये एक बहुत बड़ी बात है। होता क्या है कि जब मेडिसिन लेने फैसिलिटी जाती है तो उसको मेनली 2-3 चीजों का बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। होता क्या है कि जब वो मेडिसिन लेती है तो वो एक अपना इंडेंट करती है, इंडेंट करने के बाद उसको वो मेडिसिन इशू होती है, तो इशू होने के बाद उसको वेयरहाउस पे वो मेडिसिन चेक करना चाहिए। उसमें हो नहीं, देखिए एक वेयरहाउस है, काफी सामान है वहां पर, वहां मेडिसिन कई सारी है, जो लेके आने वाला है वो एक जिसको इतना नॉलेज नहीं होगा, बट वो जाके जब आपको इशू कर रहा है तो आपको कम से कम ये चेक करना जरूरी है कि उसमें बैच कौन सा है, उसका एक्सपायरी क्या है। जो बैच आपको इशू किया गया है डीबीडीएमएस पे, वही बैच आपने रिसीव किया, वो क्वांटिटी रिसीव की। होता क्या है ना कि कई बार ये हो सकता है, मेरे अभी तक तो कहीं ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा, बट ऐसा हो सकता है कि आपको ए बैच जाना था, आपको बी दे दिया। तो मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा, मुझे एक आध केस स्टडी ऐसी मिली है। अच्छा, तो अब बी दे दिया, अब हमारे सिस्टम में आपको ए बैच दिख रहा है, अब उसके पास चला गया बी, तो वो डिस्ट्रीब्यूट तो बी करेगा और सिस्टम से ए खारिज करेगा। तो जो कौन सी मेडिसिन किस बैच को जाना चाहिए, इसके लिए उनको करना क्या चाहिए? इसके लिए जब भी आप मेडिसिन रिसीव कर रहे हैं
जब हमारा सिस्टम में इंडेंट करके जब इशू करते हैं तो एक वाउचर जनरेट होता है, उसमें बैच नंबर, एक्सपायरी डेट प्रॉपर मेंशन होती है कि कौन सी दवाई आपके स्टॉक में जा रही है। तो वो चीज को, उस मेडिसिन को जब आप ले जा रहे हैं तब आप उसको एक बार चेक कर दीजिए कि मुझे जो मेडिसिन मिल रही है वो वही बैच और वही एक्सपायरी की नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप तुरंत वेयरहाउस को इन्फॉर्म करें, वो उसको रिटर्न लेके आपको फिर से नई मेडिसिन इशू कर सकता है। ये प्रोविजन सिस्टम में है अवेलेबल। ये बहुत अच्छी बात बताया तो आपने। आप इस चीज का हमारे सारे फार्मेसिस्ट भाई ध्यान रखें। इवन मैं जो वेयरहाउस में फार्मेसिस्ट हैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी जब मेडिसिन इशू करें और जब दें हमारे नीचे फार्मेसिस्ट सब स्टोर्स को या हमारे फार्मेसिस्ट भाइयों को, तो इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखें कि वो कौन सी मेडिसिन का कौन सा बेच दे रहे हैं। जी, ये अक्सर लोग क्वेश्चन ये आता था कि अगर कहीं कुछ ऐसी चीज आई है तो उसको हम कैसे वापस कर सकते हैं, तो आपने बता दिया कि इसको उनको सूचित कर सकते हैं और रिटर्न भी हो जाता है। सिस्टम में रिटर्न का ऑप्शन है, तो हमें एक्यूरेट डाटा एंट्री करना है जिसमें क्वांटिटी ऑफ बैच और एक्सपायरी वो सही होनी चाहिए। टाइमली अपडेट्स जो है वो देना है और रेगुलर ट्रेनिंग फॉर फार्मासिस्ट ऑन सिस्टम यूजेज, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये हम भी प्रयास करते रहते हैं। हमारे मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन से भी कई बार ये ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। इवन हमने हमारी जो टीम है, वहाँ के सप्लाई चेन की टीम है, डीवीडीएमएस की टीम है, सारे फार्मेसिस्ट को नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं। जो भी परेशानियां आती है अगर वो हमें व्हाट्सएप या मैसेज के थ्रू या मेल के थ्रू वो इन्फॉर्म करते हैं और हम बिल्कुल उसकी कोशिश करते हैं कि उनका टाइमली आंसर करें। मुझे लगता है कि इसकी ट्रेनिंग पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन कोई भी ट्रेनिंग रेगुलर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है हमेशा। डेफिनेटली, क्योंकि एक इसका आंकड़ा है कि कोई भी चीज अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो मात्र 10% आपके दिमाग में होती है और 90% गायब हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो रेगुलर ट्रेनिंग की आवश्यकता है और जो हमारे फार्मासिस्ट हैं उनके साथ ही अन्य जो सेवा प्रदाता हैं जिनके पास दवाएं एक दिन भी अगर रहती है, देखिए नियमानुसार वार्डों में एक दिन की दवा होती है, लेकिन अगर एक दिन भी रख रहे हैं और औषधि खराब हो गई तो वो तो बेकार हो गए। बिल्कुल। और इसका एक केस स्टडी आपको बताएं, उसमें गोरखपुर की केस स्टडी है कि जब इनिशियली शुरुआत हुई थी रेबीपुर, तो शायद उन लोगों को जानकारी नहीं थी जो थोक में दवा ले रहे थे बाहर से। ये गवर्नमेंट का नहीं है, प्राइवेट, मैंने खुद उसको देखा हुआ है और मैंने देखा कि वो लोग दवाएं बाहर रखे थे, क्योंकि थोक में उस समय फार्मासिस्ट की आवश्यकता नहीं थी और थोक दुकानों का लाइसेंस सामान्य तौर पर वितरित होता। तो उन लोगों ने से जब हमने पूछा जाकर के कि भाई ये आप बाहर रखे हो रेबीपुर और इसका स्टोरेज आपने देखा है, ये कोल्ड चेन में होता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, इसको जब लगाना होगा तो आप कोल्ड चेन में फिर से ठंडा कर लीजिएगा, ये सही हो जाएगा। तो ये एक मतलब फार्मासिस्ट का एक रोल है, वो है काउंसलिंग टू पेशेंट। हमको अपने मरीजों को ये चीजें बतानी पड़ेंगी और मैं इस फोरम के माध्यम से मैं पूरी आम जनता से भी ये कहूंगा, अपने सारे जो हमारे फार्मासिस्ट हैं और जितने हमारे चिकित्सक हैं जो इसको देख रहे हैं या अन्य सेवा प्रदाता, कि आप पब्लिक को इस बारे में काउंसिल करिए कि भाई औषधियों को और स्पेशली जो वैक्सीन है या जो हमारी कोल्ड चेन की औषधियां हैं, वो चाहे और अन्य औषधियां आप कहीं भी लो, लेकिन कोल्ड चेन की जो औषधियां वो चिकित्सालयों से लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोल्ड चेन मेंटेन होता है। तो इन सब चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। इनक्वास की गाइडलाइंस, हमारे फार्मासिस्ट जो है वो इनक्वास की गाइडलाइंस पढ़ लें, उसकी स्टोरेज कंडीशन के बारे में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में सब इनक्वास में दिया हुआ है। टेम्परेचर मॉनिटरिंग कैसे करेंगे आप, पेशेंट सेफ्टी कैसे रखेंगे और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स क्या है, ये सारी चीजें इनक्वास के गाइडलाइन में मिल जाएगी और आप इनक्वास के वेबसाइट पे जाकर के और इसके हमारे फार्मासिस्ट इसको जरूर अध्ययन करें। और इसको अध्ययन करने के बाद अगर कोई क्वेश्चंस आपके होते हैं तो ये चूंकि ये जो भी ये वार्ता हो रही है, ये वार्ता SIHFW के YouTube पे हमेशा बनी रहती है, तो उस पर कभी भी वो लोग अपना क्वेश्चंस डाल सकते हैं और बाद में भी अगर वो क्वेश्चन हम लोगों तक आता है तो हम लोग उसका प्रयास करेंगे कि उसका जवाब दिया जाए। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की SOP है, आपको nhm.gov.in पे ये मिल जाएगी और SOP अलग अलग चीजों की भी है और अलग अलग डिजीजेस की है, अलग अलग सेवाओं की है। वैसा ही फार्मेसी की भी SOP है जिसमें गाइडलाइंस फॉर स्टोरेज है, हैंडलिंग है, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशंस हैं, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स के लिए यूज रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट फॉर टेम्परेचर सेंसिटिव ड्रग्स, इसकी पूरी गाइडलाइन है उसमें।
पैकेजिंग स्टैंडर्ड की पूरी गाइडलाइन है, जिसमें मेडिकेशन मस्ट बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ एंड लाइट प्रोटेक्टेड कंटेनर्स हैं। ये सारी चीजें आपको उस एसओपी में मिलेंगी। तो हमारे जो फार्मासिस्ट साथी हैं या जो हमारे चिकित्सक स्टोर्स को देख रहे हैं, उन सभी से अनुरोध है कि इसको जरूर एक बार एसओपी को, और एसओपी में एक चीज मेरा अनुरोध है कि जितने भी फार्मासिस्ट हैं वो अपने पास एसओपी की एक गाइडलाइन जरूर रखें। ये दिक्कत क्या होती है, अभी मैंने देखा है, जो जिलों में जाकर के मैंने देखा है कि गाइडलाइन कहाँ होती है, केवल स्टोर में, जबकि ये गाइडलाइंस, जितनी भी गाइडलाइंस है वो हर फार्मासिस्ट के पास होनी चाहिए। मतलब सब स्टोर्स के फार्मासिस्ट के पास भी होनी सभी चाहिए। के पास, मुझे लगता है कि सबके पास होनी चाहिए, चाहे वो सब स्टोर्स में हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो, चाहे वो वार्डों में देख रहा हो, इंडोर्स देख रहा हो, सभी के पास गाइडलाइंस होगी, तभी औषधियां किसी भी लेवल पे खराब हो सकती है ना। हम लोग जैसे बात किया कि भाई उन जो हमारे महोदय थे, उनको ये नहीं पता था कि अभी ये खराब हो जाएगी तो बाद में सही हो जाएगी। तो ये चीज है कि एक बार भी अगर कुछ खराब हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेज जो हमारे जितने भी हमारे एसओपीज हैं उसका पालन होना चाहिए, चाहे वो स्टेट मैंडेट प्रिस्क्रिप्शन, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसका फॉलो करना हम लोगों को बहुत आवश्यक है। पूरा प्रिस्क्रिप्शन का एक फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट हमारे एमसीआई ने भी दिया हुआ है, जो अभी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो अब अथॉरिटी बन गई है, एनएमसी बन गई है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी दिया हुआ है। तो जो एक जो मैंडेट प्रिस्क्रिप्शन है, उसी प्रिस्क्रिप्शन पे प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो अभी एबीडीएम की योजना हमारी चल रही है, एबीडीएम में जल्दी ही प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन हो जाएंगे, और तब जो समस्याएं हैं वो शायद काफी कुछ इसमें दूर हो जाए, और उसी के अनुसार प्रोटोकॉल्स जो निर्धारित हैं वो डिस्पेंसिंग के भी है। कंज्यूमर एजुकेशन, हम सभी फार्मासिस्टों को ये चाहिए कि वो पेशेंट को इन्फॉर्म करें कि आप मेडिकेशन स्टोरेज कैसे करेंगे अपने घर पे ले जाकर के। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो भारत है ये विभिन्नताओं का देश है। हमारे यहाँ क्या है कि बहुत जगहों पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कई ऐसे स्थान है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, कई जगह लगातार बरसात होती है, कई जगह लगातार गर्मियां पड़ती हैं। तो जो घरों में दूसरा आर्थिक स्थितियों में बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। तो ऐसी जगहों पे हर व्यक्ति को जो दवा लेके जा रहा है उसको काउंसिल करना फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है, कि ऐसा ना हो कि हमने जब तक हॉस्पिटल से डिस्पेंस किया है तब तक तो हमने उसकी क्वालिटी को सही रखा है, बट वो घर ले जाकर के अगर वो उसने गलत स्टोरेज कर दिया, अभी मैं आगे इसको डिटेल करूंगा, घर ले जाके अगर गलत स्टोरेज हो गया तब भी दवा खराब हो सकती है। टेम्परेचर राइज ड्यूरिंग द समर मंथ, ये बेसिक जो हमारा आज का उद्देश्य था, ये भी इस पे बड़ा प्रभाव डालने का है। हमारा ओवरव्यू जो है वो यही है कि एज टेम्परेचर राइज ड्यूरिंग द समर मंथ इट बिकम इंक्रीजिंगली important to take special care of your medication. Extreme heat can impact the potency, safety of many medicines, potentially compromising your health. अगर मेडिसिन खत्म गड़बड़ हो जाएगी तो आपके हेल्थ को कंप्रोमाइज करेगी। दिस प्रेजेंटेशन, हमारा ये पूरा प्रेजेंटेशन जो है वो कैसे आप प्रॉपरली स्टोर करोगे मेडिकेशंस को, वो इसके गर्मियों के दौरान, ये भी इसमें हम आपको पूरा बताएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर मेडिकेशन स्टोरेज और इम्पैक्ट ऑफ हीट, ये दोनों चीजें हम इसमें बताएंगे। और हमारा गोल होगा ये कि हम प्रोटेक्ट मेडिकेशन फ्रॉम हीट टू मेंटेन देयर इफेक्टिवनेस, उसकी इफेक्टिवनेस पे कोई प्रभाव ना पड़े पाए, और केमिकल कंपोजिशन ना चेंज हो, क्योंकि अगर गर्मी ज्यादा हुई तो हम केमिकल कंपोजिशन किसी भी औषधि की चेंज हो सकती है। रिड्यूस पोटेंसी एंड इफेक्टिवनेस, अगर गर्मी ज्यादा हो गई या गलत स्टोरेज हो गया तो किसी भी औषधि की पोटेंसी रिड्यूस हो सकती है या उसका इफेक्टिवनेस कम हो सकता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट जो है उसका रिस्क बढ़ जाता है, एडीआर बढ़ जाते हैं। स्पेसिफिक एग्जाम्पल जैसे हमारे इंसुलिन, एंटीबायोटिक और नाइट्रोग्लिसरीन, जो हमने अभी केस स्टडी बताई थी आपको, इंसुलिन की बताई थी। एक्सट्रीम टेम्परेचर कैन कॉज सेवरल इश्यूज विथ मेडिकेशन, क्या क्या हो सकता है देखिए। डिक्रीज इफिकेसी, हीट कैन डिग्रेड द एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो एपीआई होती है उसको डिग्रेड कर सकती है और मेकिंग द मेडिकेशन लेस इफेक्टिव। अगर उस एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी एपीआई का डिग्रेड हो जाती है एपीआई, तो मेडिसिन इफेक्टिवनेस नहीं रह जाएगी या कम हो जाएगी, पोटेंसी कम हो सकती है। अल्टर्ड केमिकल कंपोजिशन, अब अगर आप केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी पूरी फार्मेसी केमिस्ट्री है,
केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो तमाम सारी दवाएं ऐसी हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे जो है वो खराब हो जाती है, उसका केमिकल चेंज हो जाता है। तो सब मेडिकेशन में केमिकली चेंज पोटेंशियली बिकम हार्मफुल, वो नुकसान करने लगेगी। फिजिकल चेंजेस हम आपने देखा होगा, शायद आपने भी देखा हो कि कई बार बहुत ज्यादा गर्मियों में कलर चेंज हो जाता है, टेबलेट टूटने लगती है, कैप्सूल्स जो है वो उसका जो ऊपर का जिलेटिन है वो हार्ड हो जाएगा या टूट जाएगा या पिघल जाएगा। इवन आप गाड़ियों में देखिए जो बोतल होती है पानी की वो पिघल जाती है। तो ये इसके बाद सेल्फ लाइफ उसकी जो है वो गड़बड़ हो सकती है। घरों में भी ये प्रॉब्लम होती है, हम सभी को भी होती है। बिल्कुल होती है। इसीलिए हमने कहा कि इन दवाओं को देते समय हमारे फार्मासिस्टों की ये जिम्मेदारी है कि हम पब्लिक को जो है एजुकेट कर दें थोड़ा सा, क्योंकि हमने ये कहा कि हम जब तक डिस्पेंस कर रहे हैं, चलिए हमने तो सही कर लिया, बट ऐसा ना हो कि घर में जाएगा गड़बड़ हो जाए। जी बिल्कुल। तो इसीलिए रिड्यूस सेल्फ लाइफ ना होने पाए, हीट एक्सपोजर जो है वो किसी भी मेडिकेशन की सेल्फ लाइफ को शॉर्टन कर सकती है। और इससे क्या होगा, जो हमने सबसे पहले शुरुआत की थी कि कोई भी दवा अपनी एक्सपायरी डेट के पहले एक्सपायर हो सकती है। तो इसलिए आप इन सब चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रिजर्वेटिव इफेक्टिवनेस, हमारी तमाम सारी जो लिक्विड मेडिसिन हैं आप देखेंगे उसमें जो है जो प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। प्रिजर्वेटिव क्यों डाला जाता है कि उसमें कोई इन्फेक्शन ना होने पाए या वो औषधियां सुरक्षित बनी रहे। तो उसमें उसकी इफेक्टिवनेस कम हो सकती है, कंटामिनेशन हो सकता है उसमें भी अगर आप पूरी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तो कंटामिनेशन कैसे कैसे होता है वो पूरा पता चल जाएगा। तो हमारे फार्मासिस्ट साथी, इसको चूंकि 1 घंटे का ही प्रोग्राम है, 1.5 घंटे का, तो मैं अनुरोध करूंगा कि माइक्रोबायोलॉजी एक बार जरूर अध्ययन कर लें कि कौन वायरस, कौन फंगाई और कौन से बैक्टीरिया किस पीएच पे, किस टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। जी। इंक्रीज रिस्क ऑफ एडवर्स रिएक्शन, देखिए साइड इफेक्ट और एडवर्स रिएक्शन ये 2 शब्द आया अभी। साइड इफेक्ट नोन होता है हमारा, जो आप कुछ दिनों पहले एक माननीय न्यायालय का एक आदेश आया था जिसमें एक कोई एनजीओ थी, उन्होंने माननीय न्यायालय में एक पीआईएल दाखिल किया था कि जो चिकित्सक हैं वो जब दवाएं देते हैं या प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन लिखते समय साइड इफेक्ट लिखें। तो माननीय न्यायालय ने उस पर बहुत क्लियर किया है कि भाई ये ऑलरेडी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में डिफाइंड है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने दवा के साथ उसका लिफलेट देगा, उस लिफलेट्स में उसके साइड इफेक्ट के बारे में जो पहले रिसर्चेज हो चुके हैं उन रिसर्चेज को बताएगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरी जिम्मेदारी फिर फार्मासिस्ट की है। फार्मासिस्ट की पूरी जिम्मेदारी है कि फार्मासिस्ट दवाओं के साइड इफेक्ट के बारे में पब्लिक को अवेयर करें, और इसलिए चिकित्सक को प्रिस्क्रिप्शन पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये माननीय न्यायालय का आदेश है, अभी 1 साल पहले का ही आदेश है। तो अच्छा, दूसरा एडवर्स रिएक्शन। एडवर्स रिएक्शन या एडीआर जिसको बोलते हैं हम लोग, एडीआर नोन नहीं होता। कोई भी ऐसा रिएक्शन हो जाए जो हम पहले से पढ़े नहीं है, जिसका अध्ययन हमने अपने रिसर्च में नहीं किया है। पोस्ट मार्केटिंग रिसर्च जो औषधियों की होती है उसमें वो साइड इफेक्ट पहले नहीं मिला था हमें और वो एडीआर में आ गया। तो एडीआर रिपोर्टिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देखिए अभी एक भारत सरकार लेवल पे इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन में एक पूरा डिवीजन इसका बना हुआ, जो एडीआर रिपोर्टिंग होती है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन में, वो जाकर के वहां फार्माकोविजिलेंस डिवीजन में इकट्ठा की जाती है और उसके बाद वो जो है उस पर एडवाइजरी जारी होती है। अगर ज्यादा मात्रा में किसी भी दवा का कोई एडीआर आता है तो फार्माकोपिया कमीशन और फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट वो सब मिलकर के फिर उसमें कमेटी बनती है और कमेटी के बाद उसको डिसाइड किया जाता है और फिर भारत सरकार या इंडियन फार्माकोपिया कमीशन द्वारा मंथली एडवाइजरी जारी की जाती है और उसमें नए एडीआर को फिर से हम साइड इफेक्ट के रूप में ले लेते हैं। तो हम अगर मान लिया कोई भी दवा जो कि सामान्य टेम्परेचर में नहीं है, हो सकता है उसमें एडीआर भी चेंज हो सकता है। इन इफेक्टिव पैकेजिंग मटेरियल खराब हो सकते हैं। इनहेलर का डिस्पर्सन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इनहेलर जो है मैट्रिक डोज है, उसका डोज निर्धारित है और वो डोज जो है पता चलता है कि अगर वो गर्म हो गया आपका इनहेलर तो गर्म होने के बाद उसका डोज चेंज हो जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इन सब चीजों के डोज की एक्यूरेसी के लिए इसको ध्यान देना आवश्यक है। अब अगर हम थोड़ा सा ये देखना चाहें, देखिए जो भी डोजेज बनाए जाते हैं या हम लोग जो रिसर्च करते हैं ड्रग डिस्कवरी के अंतर्गत, तो ड्रग डिस्कवरी में जो हमारे फार्मासिस्ट हैं वो ड्रग डोजेज कैसे बनाते हैं, वो एक सामान्य टेम्परेचर पे ही अध्ययन किया जाता है। जो रूम टेम्परेचर है
उस पर अध्ययन हम लोग करते हैं कि इस दवा का डोज क्या निर्धारित किया जाएगा, और पता चला कि हम उस डोज के बजाय दूसरे टेम्परेचर में वो दवा रखे हैं, तो निश्चित रूप से उसका डोज चेंज हो सकता है। तो इसलिए सिर्फ चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब हम क्या करना है, मेडिकेशन लेबल इंडिकेशन को समझना बहुत आवश्यक है। तो ये काउंसिलिंग का एक पार्ट है कि पब्लिक को हमें समझाना पड़ेगा, जो हमारे चिकित्सक और हमारे फार्मासिस्ट हैं, कि आप जो दवाएं हैं उन पे एक रैपर होता है ऊपर, उस रैपर को पढ़िए और उसके अंदर जो लिफलेट्स हैं उनको पढ़िए। अगर उसमें लिखा है डू नॉट स्टोर ओवर 8 डिग्री, तो आपको इसको क्या करना है, कीप रेफ्रिजरेशन नॉट फ्रोजन, इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना है, लेकिन उसके फ्रीज वाले पार्ट में नहीं रखना है। ये आप जैसे इंसुलिन है आपका, कुछ वैक्सीन हैं, कुछ बायोलॉजिक्स और हैं, तो ये पेशेंट को एडवाइस करना है कि आप इसको इस तरीके से रखिएगा, नहीं तो ये दवा खराब हो सकती है। अगर आप फ्रिज में रख देंगे ऊपर तो वो खराब हो जाएगा, टेम्परेचर खराब हो जाएगा, लॉस हो जाएगा जी। अब दूसरा कहीं कहीं लिखा होता है डू नॉट स्टोर ओवर 25 डिग्री, यानी रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर जो ये इसको बोलते हैं हम क्लाइमेट कंट्रोल टेम्परेचर, 25 डिग्री वो। तो क्लाइमेट कंट्रोल का मतलब हमें टेम्परेचर को 25 डिग्री पे हमेशा मॉनिटर करके रखना है, और उस टेम्परेचर में रखना है। तो आप कुछ पेन मेडिकेशंस हैं, जैसे अभी ब्रूफेन है, बहुत कॉमनली यूज होती है, ये जो है क्लाइमेट कंट्रोल टेम्परेचर पे अगर नहीं रहेगी तो ब्रूफेन की पोटेंसी डाउन हो सकती है। तो ब्रूफेन का मतलब आइबुप्रोफेन, मतलब ब्रूफेन को तो एक टेक्निकल उसका ट्रेड नेम हो गया। एंटीहिस्टामिनिक्स कई सारी ऐसी हैं, तो इनको हमको क्या करना, कूल और ड्राई प्लेस में रखना है, और रूम टेम्परेचर को हमें मेंटेन करके कंट्रोल करना है। इस प्रकार अगर लिखा है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करिए, उससे ऊपर मत करिए, तो भी आप रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, और लेकिन एक्सेसिव हीट नहीं होना चाहिए। डू नॉट फ्रीज अगर लिखा हुआ है ऊपर, तो आपको ये मरीज को हमको बताना पड़ेगा कि आप इसको रेफ्रिजरेशन में जब रखेंगे तो आप फ्रीजर में नहीं रखेंगे। प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर ये लिखा हुआ है तो हमको क्या करना है कि उसका डिग्रेडेशन बचाने के लिए ड्राई एरिया में ही रखना होगा। एक जो केस स्टडी मैंने शुरू में डिस्कस किया था, उस केस स्टडी में ये भी है कि बहुत सारे लोग जो रेगुलर औषधियां लेते हैं, चाहे वो डायबिटीज की दवाएं हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं, तो लोग करते क्या हैं, आपने देखा होगा कि याद रखने के लिए कि दवाएं छूटे ना, भूले ना हम, वो किचन में दवाएं रख देते हैं, और कुछ लोग बाथरूम्स में दवाएं रखते हैं, बाथरूम के रैक में। तो ये चीज थोड़ी अवॉइड करने वाली है कि चूंकि किचन का भी टेम्परेचर डिफरेंट बदल सकता है, बाथरूम का भी टेम्परेचर चेंज हो सकता है, वहां पे मॉइस्चर आ सकता है, तो ऐसी जगहों पे दवा नहीं रखनी है। बारिश का सीजन भी आ ही रहा है, बारिश का सीजन आ रहा है, कूल एंड ड्राई प्लेस में मान लिया रखना है, वो आपको समझाना पड़ेगा। प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट अगर उस पर लिखा हुआ है, तो आपको जो बोतल है वो आप देखिए कि वो उस बोतल में ही हो जिस बोतल में गवर्नमेंट ने सप्लाई किया है या कंपनी ने सप्लाई किया है। और दूसरा क्या है, जिसे कुछ एंटीबायोटिक्स है हमारी, कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स है, कुछ बायोलॉजिक्स हैं, इनको हमें ध्यान देना होगा कि लाइट के संपर्क में सीधे ना आए। तो जो आपको चाहे वो स्टोरेज हो हमारा हॉस्पिटल का स्टोर हो, और चाहे वो पब्लिक लेके जा रही हो, हमको सभी को ये बताना पड़ेगा कि भाई आप खिड़कियों के आसपास दवाएं नहीं रखेंगे। अगर खिड़की के आसपास भी है तो आप उस पर डार्क कलर के पर्दे लगा दें, और कोशिश तो ये हो कि खिड़की के आसपास दवाएं ना हो, यानी लाइट ना पड़ रही हो, इसका ध्यान रखना। स्टोर इन कूल ड्राई प्लेस लिखा होता है बहुत जगहों पे, सेम चीज है वही। साइकोट्रोपिक मेडिसिन है हमारी, लोग महीने महीने के लिए घर में लाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि दवाएं लंबी चलती हैं, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये दवा अगर ऐसे नहीं रखोगे तो तुम्हारी काम नहीं करेगी। सेक वेल बिफोर यूज, ये इसके तो बड़े मीम्स बने हुए हैं कि कुछ दवाओं पे अगर ये लिखा हुआ सेक वेल बिफोर यूज, तो ऐसा ना हो कि पीने के बाद पेट हिला लें। तो सेक वेल बिफोर यूज है, तो हमें उसके लिए पेशेंट को काउंसिल करना पड़ेगा कि भाई इसमें जो दवा मिली हुई है उसको जब आप हिलाते हो तो ये पूरी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो जो आप 5 ml या 10 ml जो ले रहे हैं उसके डोज के मुताबिक आप ले रहे हैं। अगर आप हिला रहे हैं और आप नहीं हिला रहे हैं तो उसमें दवा नीचे, इंग्रेडिएंट उसका जो है वो नीचे पड़ा हुआ है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो वो नुकसान कर सकती है। नुकसान क्या, फायदा नहीं करेगी, और जब आप नीचे जाओगे तो उसका डोज बढ़ जाएगा। एक्सटर्नल यूज ओनली अगर कोई दवा लिखी हुई है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पब्लिक को काउंसिल करें, और इसमें विशेष तौर पर सावधानी रखने की जरूरत है कि हमारे फार्मेसी का एक एसओपी है जिसमें ये कहा जाता है पहले कि हम पेशेंट को आइडेंटिफाई करें। कभी कभी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो बदल जाता है। पेशेंट 3 मरीज लेकर के घर से आया है
और उसका प्रिस्क्रिप्शन वो तीनों का ला करके एक साथ फार्मेसी में देता है और वो औषधियों को समझ नहीं पाता है। तो उस समय ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो एक्सटर्नल यूज की मेडिसिन हैं जिनको केवल हम अप्लाई कर सकते हैं स्किन पे, वो दवा कहीं वो किसी को खिला या पिला ना दे। तो ये स्पेशल उसको सावधानी के साथ उनको देना है। जो क्रीम्स हैं, हमारे लोशंस हैं, इनको बता देना भाई ये लोशन जो है ये लगाने वाला है, पीने वाला नहीं है। तो ये काउंसलिंग की आवश्यकता है। और कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो ओपनिंग के बाद रेफ्रिजरेट की जाती हैं। आप इसमें हमारे स्लाइड में देख सकते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि रिकॉन्स्टिट्यूटेड होती हैं, पानी मिला करके बनाया जाता है। इसमें एक चीज और मैं बता दूं बीच में कि जो रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है मेडिसिन, उसको 1 हफ्ते से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं। तो जो उसकी एक्सपायरी है, वो एक्सपायरी जो उस पर लिखी हुई है उसको आप भूल जाइए। जिस दिन आप उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जिस दिन ढक्कन ओपन कर रहे हैं, कोई भी सिरप आप ओपन कर रहे हैं, तो जिस दिन आप ढक्कन ओपन करिए उस दिन आप उस पर एक डेट डाल दीजिए। तो अगर आप रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो 1 हफ्ते में, या अन्य जो भी लिक्विड हमारी है उसको आप 1 महीने के अंदर यूज कर लीजिए। आई ड्रॉप्स हैं उसको भी आप 1 महीने के अंदर। जनरली एंटीबायोटिक जो सिरप्स होते हैं उस एंटीबायोटिक सिरप ज्यादातर रिकॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं, और अभी तो उसके लिक्विड्स भी आने लगे हैं। पहले तो ज्यादातर एंटीबायोटिक्स हम रिकॉन्स्टिट्यूट ही करते थे। अब जैसे आई ड्रॉप है, आई ड्रॉप जिस दिन आप ओपन कर रहे हैं उस पर एक डेट डालिए और उसके बाद 1 महीने के बाद मत यूज करिए। इसके डाटा है, क्योंकि उसका जो प्रिजर्वेटिव पड़ा हुआ है वो उसके बंद होने पे, उसके सील बंद होने के हिसाब से बना हुआ। ओपन करने के बाद आप उसको 1 महीने तक अगर यूज नहीं हुआ है तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। तो ये चीजें हमें समझानी पड़ेंगी और खुद भी समझना पड़ेगा। स्पेशल कंसिडरेशन फॉर हीट सेंसिटिव मेडिकेशन अगर हम देखते हैं तो इंसुलिन पे सबसे ज्यादा कंसिडरेशन हमको करना है। इसका हीट का इंपैक्ट। अच्छा, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन बेसिकली प्रोटीन है, और आपने देखा होगा प्रोटीन को अगर हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हाई हीट अगर है प्रोटीन तो प्रोटीन खराब हो जाता है। आप अंडा देख सकते हो, अंडा अगर उबालते हैं हाई हीट में ले जाते हैं तो किस तरीके के उसमें चेंजेस आते हैं। तो कोई भी प्रोटीन का जो सब्सटेंस है उसको हाई हीट पे ले जाएंगे तो खराब हो जाएगा। तो इंसुलिन अगर हाई हीट पे है तो वो अपना इफेक्टिवनेस लूज कर देगा, और हाई टेम्परेचर उसमें जो है वो उसके लिए डेंजरस हो जाएगा जो डायबिटीज का पेशेंट। और यही जो हमारी केस स्टडी थी वो यही कह रही थी कि गर्मी में वो उन्होंने क्या किया था कि वो दवा बाहर जाते थे तो वो अपनी गाड़ी में लेके जाते थे, और वहां पे उस समय वो कोई आइस पैक में नहीं लेके जाते थे, इंसुलेटेड पैक में नहीं लेके जाते थे, इसलिए वो इंसुलिन उनकी कम काम करना शुरू कर दी थी। इसमें रिक्वायरमेंट जो स्टोरेज है वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड है इंसुलिन की। और अब जो हमारे इंजेक्शंस आने लगे हैं वो जब ओपन हो जाते हैं तो उसको आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। अब चूंकि वो जल्दी यूज हो जाता, जल्दी खत्म भी हो जाता है, ये बहुत अच्छा हो गया। नहीं तो पहले जो उसकी वायल्स आती थी वो लंबे समय तक चलती थी, तो उसमें एक प्रॉब्लम आती थी ये कि बाद में वो खराब होने की स्थिति में आ जाती थी। जैसा आप सुनील जी बता रहे हैं तो ऐसा ही जो स्टोरेज है, जैसे कई जब हमारे यहाँ इंडेंटिंग होती है फैसिलिटी की, तो ना तो वो ओवर इंडेंट करें न लेस इंडेंट करें। अगर ओवर इंडेंट करते हैं तो उसके रखरखाव में भी दिक्कत होगी। तो ये चीज भी थोड़ा सा आप सभी ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए भी बेटर रहेगा, क्योंकि अगर ओवर इंडेंट करके उसको आप रखरखाव नहीं कर पा रहे हैं तो वो डेफिनेटली खराब हो रही है। कहीं छोटी पीएचसी है, कोई सपोज टू बी, या कोई सीएचसी है जहां पर इतना है नहीं, बट हमारे फार्मासिस्ट ये सोचते हैं कि हम बार बार क्यों जाएं। बिल्कुल। और एक साथ जो मेडिसिन उठा लेके आ जाते हैं हमारे उसमें, फिर वो उसको रखरखाव नहीं कर पाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी मेडिसिन खराब होने में भी ये बहुत अच्छी बात है। हम अपने फार्मेसी साथियों से चाहेंगे कि आप जो है उतना ही इंडेंट करें जितनी आप वही जितना जरूरत हो। पब्लिक को भी हम उतनी दवाएं दें जितनी उनको जरूरत हो। कि ओवर हम उनको भी अगर ज्यादा दवा देंगे तो वो रखे रहेंगे, खराब हो जाएगी। हाँ, मतलब वो अगर कोई पेशेंट आता है तो ये सोचे ना कि मुझे डबल आना पड़ेगा, 2 से 3 बार आना पड़ेगा तो मैं इकट्ठी 2 महीने की मेडिसिन। बिल्कुल। एंटीबायोटिक्स पे थोड़ा सा हम बात करते हैं कि एमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, इस टाइप के जो एंटीबायोटिक्स हैं ये भी डिग्रेड हो सकती हैं और इसका इफेक्टिवनेस कम हो सकता है। इसका जो स्टोरेज है वो कूल और ड्राई प्लेस है, और स्पेशल प्रिकॉशन हमको ये रखना है कि कुछ लिक्विड एंटीबायोटिक्स जो है वो रेफ्रिजरेशन में होती हैं। आप उस दवा का लेवल जरूर चेक करिए, उस लेवल के अनुसार स्पेसिफिक जो इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उस इंस्ट्रक्शंस के अनुसार उसका स्टोरेज करेंगे। ब्लड प्रेशर मेडिसिन ये बहुत महत्वपूर्ण, लिस्नोप्रिल, इम्लोडिपिन, इस टाइप की कई सारी और भी ब्लड प्रेशर मेडिसिन हैं। इसमें भी ये जो है अगर हाई टेम्परेचर हुआ तो ये डिग्रेड हो सकता है और जिससे इसका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। इसलिए इसको कूल ड्राई प्लेस में रखेंगे। और स्पेशल प्रिकॉशन ये है कि क्लाइमेट कंट्रोल कंडीशन जो हमने बताया कि हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर उस दवा को रखने का प्रयास करेंगे। एंटीकोगुलेंट
वारफेरिन है, या और भी जो एंटीकोगुलेंट दवाएं आई हैं, टेबलेट्स हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी जो इंजेक्टेबल हैं, जो भी एंटीकोगुलेंट्स हैं जो इंजेक्टेबल हैं, उनके लिए स्पेशल प्रिकॉशन दिया हुआ है कि आपको कहाँ रखना है। जो इंजेक्टेबल है उसको आपको फ्रिज में रखना होता है। कुछ जो टेबलेट्स की हम वारफेरिन की बात कर रहे हैं, इसको जो है इसमें स्टेबिलिटी पे प्रभाव पड़ेगा अगर हाई टेम्परेचर हो गया, और अगर स्टेबिलिटी पे प्रभाव पड़ा तो फिर उसकी पोटेंसी लूज कर जाएगी और फिर एंटीकोगुलेंट का काम नहीं करेगा। तो उसको कूल और ड्राई इन्वायरमेंट में रखना है और स्पेशल प्रिकॉशन के रूप में उसको रूम टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, मॉइस्चर ना हो वहां पे। ओरल कंट्रासेप्टिव्स इसलिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि इससे पूरा हमारा सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं पूरी इससे जुड़ी होती हैं, और सरकार की ही स्वास्थ्य योजना नहीं, पब्लिक की अपनी भी योजना जुड़ी होती है कि भाई आप परिवार को कैसे प्लान कर रहे हैं, वो पूरा ओरल कंट्रासेप्टिव्स पे या इस तरीके की योजनाओं पर निर्भर करता है। तो अगर ओरल कंट्रासेप्टिव्स जो है वो इम्पैक्ट उसका जो है हीट का, वो उसमें जो है इफेक्टिवनेस को लूज कर सकती है अगर वो हीट के एक्सपोजर हो गया उस पे। इसलिए इसको कूल और ड्राई इन्वायरमेंट में रखना है और रूम टेम्परेचर जो है वो उसको मेंटेन रखना है और डायरेक्ट हीट सोर्सेज के सामने नहीं रखना ओरल कंट्रासेप्टिव्स को। एंटी सीजर मेडिकेशन जो अभी हम बता रहे थे, ज्यादातर लोग अपने घरों में रखते हैं, फेनाटोइन है, कार्बामेजेपिन है। इसमें हाई टेम्परेचर जो है उसकी स्टेबिलिटी को कमजोर करता है और पोटेंसी ऑफ एंटी सीजर मेडिकेशंस को कम कर सकता है। इसमें भी स्टोरेज जो है क्लाइमेट कंट्रोल कंडीशन में रखना है और स्पेशल प्रिकॉशन ये रखना है कि रूम टेम्परेचर को हम मेंटेन रखेंगे, डायरेक्ट सनलाइट या हीट सोर्सेज में नहीं ले जाएंगे। नाइट्रोग्लिसरीन बहुत महत्वपूर्ण दवा है और ये इमरजेंसी मेडिसिन है। इसको अगर इमरजेंसी मेडिसिन कहीं भी अगर डिग्रेड हो गई तो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि ऐसे समय पे इसका उपयोग किया जाता है जब बहुत आवश्यक होता है। तो इसको कूल डार्क प्लेस में रखेंगे, लाइट और हीट से दूर रखेंगे और उसी ग्लास कंटेनर में रखेंगे नाइट्रोग्लिसरीन को जिसमें कंपनी ने हमें दिया है। थायराइड मेडिसिन लिवोथायरॉक्सिन है, इसको भी रूम टेम्परेचर में ही रखेंगे, 25 डिग्री से ज्यादा ना होने पाए, और हीट और मॉइस्चर और लाइट से दूर रखना है। इसको विशेष सावधानी के साथ रखना है। अस्थमा इनहेलर के बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा कर लिया है कि उसको जो है हीट उसमें उसके मेट्रिक डोज जो होता है उसको चेंज कर सकती है, इसलिए इस पे विशेष सावधानी रखें और कार में रखने के बजाय इसको कोशिश करें कि घरों में ही रखें। और अगर आप दिन में भी लेते हैं तो कोशिश ये करें कि जो आपका वर्क प्लेस है उस पर एक अलग इनहेलर ले जाके वहां पे रख दें, और कार में अगर रखते हैं तो फिर जो कुछ हमारे पैकेजिंग के लिए इंसुलेटेड बॉक्स आता है उसमें रख सकते हैं। इपिनेफ्रिन जो ऑटो इंजेक्टर्स आते हैं उसको आप 15 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखेंगे, हाई टेम्परेचर उसको भी नुकसान कर सकता है। आई ड्रॉप का भी स्टोरेज देखना पड़ेगा आपको, जैसे जैलाटॉन है, जैलाटॉन को जो है अनओपनड बोतल जब तक है तो उसको रेफ्रिजरेट करेंगे और जब ओपन कर देंगे तो उसको रूम टेम्परेचर में रखेंगे। स्पेशल प्रिकॉशन ये है कि इसमें स्टोरेज गाइडलाइन जो उस पर लिखी होगी उसको आपको फॉलो करना है। बायोलॉजिक्स जैसे एडालीमोवाब है, ये सभी कई सारी दवाएं हैं जो अभी भी हमारी जो है रिसर्च सेक्शन में है और पोस्ट मार्केटिंग रिसर्च में चल रही हैं। तो बायोलॉजिक्स को इसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही रखना है, इसको फ्रीज नहीं करना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इसको इंसुलेटेड बैग में करेंगे। हार्मोनल मेडिकेशन जो है उसमें भी स्टोर रिक्वायरमेंट बहुत आवश्यक है, स्टोरेज रिक्वायरमेंट, स्पेशल प्रिकॉशंस जो कूल और ड्राई प्लेस का रखना है। जैसे टेस्टोस्टेरोन है, इसको बहुत सावधानी के साथ रखना है। लिक्विड मेडिकेशंस है, कफ सिरप्स है, सम पेन रिलीवर्स हैं। आपने कैसे पहचानेंगे कफ सिरप मान लिया खराब हो गया तो आप देखेंगे बोतल में कुछ जैसे बादल बादल सा दिखने लगता है या उसका कलर चेंज हो गया, तो आप समझ लीजिए कि वो दवा कहीं ना कहीं उसका स्टोरेज खराब हो चुका है, तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस हैं, इसको कूल और ड्राई प्लेस में ही रखना है, आपको क्लाइमेट कंट्रोल कंडीशंस में रखना है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, खराब हो सकती है। डर्मेटोलॉजिकल मेडिसिन जैसे टॉपिकल स्टेरॉइड्स हैं, इसको आप हाई टेम्परेचर पे अगर रख दिए तो वो डिग्रेड हो जाएगी या सेपरेट हो जाएगी, उसमें आपको लिक्विड अलग दिखेगा और उसका जो है दूसरा पार्ट जो सॉलिड होता है वो आपको अलग दिखेगा। और ये केवल टॉपिकल स्टेरॉइड ही नहीं है, अन्य जो जितने भी हमारे क्रीम्स हैं या जितने हमारे ऑइंटमेंट्स हैं उसमें भी आप देखेंगे कि अगर उसको आप टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर रख देंगे तो इस तरीके की चीजें आती हैं, तो इसलिए इसको कूल ड्राई प्लेस पे रखना पड़ेगा। ग्रोथ हार्मोन्स हैं, इसके लिए भी विशेष सावधानी रखनी है, इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है
और अगर आप कहीं बाहर ले जा रहे हैं तो उसको इंसुलेटेड कंटेनर्स में रखने पड़ेंगे। अब एक चीज आती है कि अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, और अक्सर ये होता है कि लोग ट्रेवलिंग करने जाते हैं तो दवाएं लेकर के जाते हैं, तो इसमें आप हमारी पीपीटी में देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स है ये इंसुलेटेड बॉक्स है, इसमें आपको आइस पैक से लगा देने हैं और आइस पैक लगा करके दवाओं को जो रखना है दवाओं के बीच में और आइस पैक, दवा और आइस पैक के बीच में, चाहे वो प्लास्टिक की झिल्ली हो, सीधा उसके संपर्क में न लग करके उसमें रख देना है। और एक कार जैसे है, एक आपको आंकड़ा बता रहा हूं कि जो कार है इसको ये कहा एक आंकड़े में है कि अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में, डायरेक्ट धूप में और इस टेम्परेचर में, जो अभी वर्तमान टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर में आप गाड़ी खड़ी करते हैं और काफी देर तक वो रहती है, तो बाहर के टेम्परेचर और उसके टेम्परेचर में कई गुना का अंतर आता है। डेफिनेटली। यानी एक आंकड़ा तो ये कहता है कि 49% तक वो बढ़ जाता है एकाएक, जैसे ही आप बंद करके छोड़ते हो। और दूसरा एक इस बीच में एक चीज छूट गई मुझसे, एक चीज और कहना कि अगर आप दवाओं को घर में लेकर के जाके रखते हैं तो जितना हो सके आप नीचे की तरफ रखिए, दवा ऊपर मत रखिए, क्योंकि जो गर्म हवा है वो हमेशा ऊपर होती है। घर का टेम्परेचर, ये भी एक आंकड़ा है कि घर में ऊपर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है गर्मियों में, नीचे से ज्यादा। तो इसलिए दवाएं नीचे की तरफ रखें, अलमारी के ऊपर नहीं रखनी है, फ्रिज के ऊपर नहीं रख देनी है, एसी के पीछे नहीं रख देनी है या फ्रिज के पीछे नहीं रख देनी है। तो अच्छा, दूसरा, जैसे आप जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो हवाई यात्रा में एक सावधानी ये रखनी कि हमको जो कैरी बैग है उस कैरी बैग में हम अपनी मेडिसिन को लेके जाएं। हमको उस बैग में नहीं रखना है जो हवाई जहाज के स्टोरेज में डाल दिया जाता है, स्टोरेज में, लगेज में जाता है, क्योंकि लगेज में क्या है कि वहां पे जो वहां का टेम्परेचर है वो कंट्रोल नहीं है, वो गर्म हो सकता है। और आपका अंदर जो है जिसमें आपका कैरी बैग रखा जाएगा वो कंट्रोल्ड है, वहां का टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, तो वो दवा खराब नहीं होगी। और अगर आप बहुत मान लिया कार से जा रहे हैं, लंबी यात्रा पे जा रहे हैं, तो छोटा सा कूलर रखिए गाड़ी में। और अब जो बड़ी गाड़ियां आ रही हैं उसमें छोटा छोटा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। सब हर दवा को आपको एक बार जरूर चेक करना है। डूज और डोंट्स में थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्टोर इन कूल्ड एंड ड्राई प्लेस, कीप मेडिसिन इन ए रूम विथ एयर कंडीशनर। अगर आप हो सकता है नहीं एयर कंडीशन है तो पंखा या पंखा के माध्यम से कमरे को ठंडा रखने का हमको प्रयास करना है। एवॉइड प्लेसिंग मेडिकेशन नियर विंडोज, ठीक है, विंडो और डायरेक्ट सनलाइट के बीच में नहीं रखना है। और कूलर या इंसुलेटेड बैग का प्रयोग करना है। हमको कार में कोशिश करना है कि ना रखें। कार का एक आंकड़ा और है कि जो डार्क कलर की गाड़ियां होती हैं जिसमें हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, चाहे कार हो या अदर, तो डार्क गाड़ियों में ट्रांसपोर्टेशन ना करें। इस समय कोशिश ये हो कि हल्के रंग की गाड़ियों में ट्रांसपोर्टेशन हो। बाथरूम में दवाएं ना रखें, इस चीज का ध्यान रखना है। और स्टोरेज को मेंटेन करें, मॉनिटर करें रेगुलर। मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में भी क्लाइमेट कंट्रोल का ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन में ध्यान रखना पड़ेगा, कोल्ड चेन का। और वेयर हाउसेज में और हमारे फार्मेसीज में, इसमें जो है बैकअप का बहुत ध्यान रखना, पावर बैकअप रेगुलर होना चाहिए, एचबीएस सिस्टम होना, एचबीएसी सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि वहां पर टेम्परेचर हमेशा मेंटेन बना रहे। और फीपो को पालन करें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करें, रेगुलर ऑडिट्स करें। और हमें जो स्पेशल पैकेजिंग सॉल्यूशंस हैं, पेशेंट कूलर्स है, टेम्परेचर इंडिकेटर्स है, ये वहां पे हमेशा रखना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो पीपीटीज में हमारे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के समय क्या ध्यान रखना है और क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटोकॉल्स हमारे क्या हैं, पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, उसका जो भी हमारी कंपनियां या जो रिसर्च सेक्टर से जो निकल करके आया वो लिफलेट्स पे आया है। हम NFI को यूज कर सकते हैं, नेशनल फार्मेसी ऑफ इंडिया, जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन प्रकाशित करती है। उस कमीशन में एक बुक है NFI अगर आप लेंगे तो हर मेडिसिन का स्टोरेज उसमें दिया हुआ है। तो मैं अपने सभी फार्मासिस्टों से चाहूंगा कि आप NFI अपने पास जरूर रखिए और उसके अनुसार उसमें डोजेज भी हैं, दवा के बारे में, स्टोरेज के बारे में भी है, तो उसको आप मेंटेन करिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सही रखिए और हैंडलिंग सही रखिए। तो कुल मिलाकर के हमको इंस्पेक्ट करना है रेगुलर मेडिकेशंस का, टेम्परेचर कंट्रोल रखना है, पेशेंट को एजुकेशन देना है, और स्मॉलर क्वांटिटी में, जैसा कि अंशुल जी कह रहे थे कि थोड़ी मात्रा में आपको भी बांटना है, जैसा कि आप वेयर हाउसेस से ले रहे हैं। और हमें इसके बारे में थोड़ा सा और आगे इनक्वास की गाइडलाइंस है वो आप लोग पढ़िए, और जो हमारी गवर्नमेंट के SOPs है उसको पढ़िएगा, DVDMS वर्क फ्लोज को समझिएगा। तो चूंकि अंशुल जी हैं तो मैं चाहूंगा कि वर्क फ्लो ऑफ DVDMS और कैसे आप दवाएं लेंगे,
कैसे आप औषधियां प्राप्त करेंगे और कैसे खारिज करेंगे, इसको अंशुल जी बताएंगे। और लास्ट में हम लोग टेक होम मैसेज लेंगे और कोशिश ये करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का भी जवाब देंगे। तो आप लोग अपना प्रश्न यूट्यूब पे भेज सकते हैं। ओवर टू अंशुल जी। धन्यवाद सुनील जी। तो जैसे कि अभी सुनील जी ने आपको मेडिसिन के रखरखाव के बारे में बताया, उसके बारे में आपको जानकारी दी, और ये मेडिसिन का जो रखरखाव है ये तो हमें हमारे घर में भी करना है, साथ में ही जब वेयरहाउस में जो हमारे वेयरहाउस फार्मासिस्ट हैं उनको भी इस चीज का ध्यान रखना है। ये पैकेजिंग का ध्यान, स्टोरेज का ध्यान, हम जिस वाहन से मेडिसिन लेने दूर दराज से हमारे वेयरहाउस जा रहे हैं उसका भी ध्यान रखना है कि उसका टेम्परेचर मेंटेन है कि नहीं, ये वो प्रॉपर जा रहा है कि नहीं, इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। इसके साथ अब मैं आपको डीवीडीएमएस के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा, जो डीवीडीएमएस वर्क कैसे करता है और ये क्या है और कैसे इसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं। एक्चुअली में जो डीवीडीएमएस वर्कआउट करता है ये आप सभी के जो इनपुट्स है इसके बिहाफ पे वर्क करता है। जैसे कि एग्जांपल लें कि हमारे को कोई मेडिसिन प्रोक्यूर करनी है, यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन को कोई मेडिसिन प्रोक्यूर करनी है, तो उसको ये तो पता होना चाहिए कि कितनी मेडिसिन प्रोक्यूर करनी है, और वो डेटा कहां से आएगा, वो आप जो यूटिलाइज करते हैं उसी से वो डेटा हमारे सिस्टम में फ्लो होता है, उसी से हम प्रोक्यूरमेंट करते हैं। तो जो मेन हमारा प्रोक्यूरमेंट सेंटर बनता है वो आपके मेडिसिन के यूटिलाइजेशन और आपके वर्क फ्लो के साथ ही बनता है। तो मैं आपको एक छोटा सा वर्क फ्लो बताता हूं कि कैसे हमारी मेडिसिन सी होती है। सबसे पहले जो हमारा डिमांड और इंडेंटिंग होती है, जो हमारे एनएचएम, डीजीएमएच और डीजीएमई से आता है, वो एक इंडेंटिंग के फॉर्म में हमारे पास आ जाता है कि हमें इस साल में इतनी मेडिसिन का यूज करना है। ये डीजीएमई में कंसोलिडेट होता है? एक्चुअली में जो अभी तक हमारा ट्रेंड चल रहा है 2, 3 साल, 4 साल जो आप मेडिसिन यूज कर रहे हो उसके बिहाफ पे ही ये सेट हो जाता है। तो अब हमें जैसे पता है कि हर साल जो बजट 10% बढ़ता है या पॉपुलेशन बढ़ती है, तो उसके हिसाब से जो हमारे यहाँ जो डीजीएमएच में है या जो डीजीएमई में जो सीनियर्स हैं या एनएचएम में जो, वो इस हिसाब से थोड़ा कैलकुलेशन लगाते हैं, बाकी सिस्टम्स के थ्रू सारी चीजें होती है। तो हम आगे चलते हैं। जब आपका हमारे पास इंडेंट आता है, यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के पास इंडेंट आ जाता है, तो उसके बाद आपके उसके बिहाफ पे वो उसका प्रोक्यूरमेंट करते हैं। दैट मीन्स कि वो टेंडर फ्लोट करते हैं। टेंडर फ्लोट करने के बाद वो एक सप्लायर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बिहाफ पे कौन सा सप्लायर कितनी मेडिसिन हमें प्रोवाइड करेगा, इस सिस्टम में आ जाता है। अब ये हो गया हमारा रेट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। अब रेट कॉन्ट्रैक्ट के बाद पीओ जनरेशन होता है। जो परचेस ऑर्डर जनरेशन होता है वो हमारा इस सिस्टम के हिसाब से ऐसे होता है कि जितनी वेयरहाउस मेडिसिन कंज्यूम करता है, मतलब वेयरहाउस से जितनी मेडिसिन फैसिलिटी लेके जाती है, वो हम ये मानते हैं कि उसका कंजम्पशन है। जो कंजम्पशन है उसके बिहार पे सिस्टम ऑटोमेटिक ये सजेस्ट करता है कि नेक्स्ट 6 मंथ में इतनी क्वांटिटी की जरूरत हमारे वेयरहाउस पे है। अब ये 6 मंथ की जो क्वांटिटी है, जितनी मेडिसिन आपने यूटिलाइज की है डिफरेंट फैसिलिटीज के बिहाफ पे आई है, और वही फिर हमारा जो यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन का ड्रग डिपार्टमेंट है वो उसका परचेस ऑर्डर जनरेट करता है। उस परचेस ऑर्डर को जैसे ही जनरेट होता है तो वो हमारे सप्लायर्स को शो करने लग जाता है। अब वो सप्लायर उस परचेस ऑर्डर के बिहाफ पे अपनी मेडिसिन की तैयारी करता है। तो जो मेडिसिन की तैयारी करता है, तो सबसे पहले तो जब मेडिसिन बनाता है उसके साथ वो अपना एक इन हाउस टेस्टिंग या एनएबीएल टेस्टिंग, जो एनएबीएल रेगुलेटेड लैब्स हैं उससे टेस्टिंग करता है। वो जो टेस्टिंग का रिजल्ट है वो हमारे सिस्टम में अपलोड करके हमारे यहाँ के जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है उसको भेजता है कि हमने इस ड्रग का इस बैच का टेस्टिंग करवाया और ये रिजल्ट है। ये प्राइमरी स्टेज पे सिस्टम हमारा करता है। इसके बाद जो हमारा क्वालिटी डिपार्टमेंट है इस रिजल्ट को चेक करता है। चेक करने के बिहाफ पे वो ये सजेस्ट करता है कि ये ड्रग आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लायक है। डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि ये ड्रग डिलीवरी के लायक है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन के लायक नहीं बनी, सिर्फ डिलीवरी के लायक बनी है। जब ये डिलीवर्ड हो जाता है हमारे वेयरहाउस पे, वो जो सप्लाई होता है वो उसमें डिस्पैच डिटेल इंटर करता है कि दवाई का कब पहुंचाएगा, कितने दिनों में पहुंचाएगा, कौन कौन से बैच दे रहा है, उसकी क्वांटिटी क्या क्या है, ये सारी सिस्टम में डालता है। और ये हमारे जो वेयरहाउस के फार्मासिस्ट है उनको ये दिखाई देता है। जब ये फिर वेयरहाउस के फार्मासिस्ट ये सब चीजें देखते हैं तो वो उसके बिहाफ पे जब सामान या कंसाइनमेंट उनके पास पहुंच जाता है तो इसको भी वो चेक करते हैं। पहली बार में वो चेक करते हैं कि यार बॉक्स आया है, कि मेडिसिन आ गई मेरे पास। सेकंड टाइम में वो ये चेक करते हैं कि जो हमारे कंप्लायंसेस है कि ड्रग जो कि हमारी फैसिलिटी को जाना है, जिसपे यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन का
लिखा हुआ है कि नहीं, नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है कि नहीं, एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर है कि नहीं, लोगोज हैं कि नहीं, जो हमारे स्टैंडर्ड्स है उनको चेक करता है। साथ में ये देखता है कि जो पैकेजिंग है उसके अंदर क्या कंसाइनमेंट है। कंसाइनमेंट इन द सेंस की बात मैं करूं तो कि आपने 5000 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया था, उसमें से 2000 आपकी खराब है, आपके वाइल्स फूटे हुए हैं या डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो उनको तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो उसमें उसमें ब्रेकेज या और क्या बोलते हैं डैमेज क्वांटिटी, वो सारा मैनेज करके डालता है। उसके बाद वो एक्चुअल क्वांटिटी का एक और बार वेरिफिकेशन सिस्टम से करता है और जब जाके वो मेडिसिन हमारे पास आती है। तो ये स्टेज जो है हमारा यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन जो डीवीडीएमएस के थ्रू करते हैं, ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि इसमें भी हमारे वेयरहाउस फार्मेसिस्ट को बहुत सारी चीजें ध्यान रखना है कि सप्लाई में जो मेडिसिन भेजी है कि उसका प्रॉपर पैकेजिंग है, उस पर लेबलिंग है कि नहीं, उसके बाद जब वो ले रहे हैं तो वो उसकी स्टोरेज प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि सामान तो आपका 2-3 दिन में, या कोई मेडिसिन आपकी ऐसी आती है जो कि आपके आप बता रहे थे कोल्ड स्टोरेज के साथ आती है, या उसमें जो सामान रखा था वो उसमें आया है कि नहीं। तो ये सारी चीजों को हमारे फार्मेसिस्ट को देखना है। जब वो मेडिसिन हमारे पास आ जाती है उसके बाद फिर वो फैसिलिटी के पास अभी भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, उसके बाद वो उस मेडिसिन का सैंपल्स हमारे वापस वेयरहाउस को, जो हमारा यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन का मेन सेंटर वेयरहाउस है, उसको भेजते हैं। वहां पर इसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के लिए हमारे पास इंटरनल लैब्स हैं, उनमें वो रेंडमली कोई सा भी सैंपल चला जाता है। उसके बाद वो किस लैब को जाएगा वो भी रेंडमली होता है। मतलब आपके यहाँ से 10 वेयरहाउस से सैंपल आया है एक बैच का, तो किस बैच का कौन सा सैंपल जा रहा है ये हमें पता नहीं होता, और वो किस लैब को टेस्टिंग के लिए जा रहा है ये भी पता नहीं होता। तो ये कोशिश जो डबल ब्लाइंड है ये भी हमारे सिस्टम में होके होती है। इसके बाद वो मेडिसिन टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के बिहाफ पे क्वालिटी डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि जो नॉर्म्स के साथ टेस्टिंग हुआ है क्या वो सही थे। अगर वो सही है या उसमें भी अगर हमें रीचेक करने की जरूरत है तो वो हमारा क्वालिटी डिपार्टमेंट फिर सजेस्ट करता है हमारे जो इंटरनल लैब्स को। तो जब ये टेस्टिंग हो जाती है और ये ड्रग स्टैंडर्ड क्वालिटी आ जाता है तो वो वेयरहाउस में फैसिलिटी को इशू करने के लिए अवेलेबल होता है। अब फिर क्या होता है कि जब ये दवाई वेयरहाउस में आ गई तो ये फैसिलिटीज को दिखने लग जाती है। हमारे यहाँ कई फैसिलिटीज के पास, सारों के पास एक्सेस है कि वो कौन से वेयरहाउस पे कौन कौन से मेडिसिन अवेलेबल है वो देख सकता है। ठीक है, इंडेंटिंग के टाइम में वो यस या नो के फॉर्म में दिखती है। तो जब ये मेडिसिन देखता है तो उसके बाद वो इंडेंट करता है, और इंडेंट करने के बाद वो मेडिसिन लेने हमारे वेयरहाउस पे आ जाता है। ये यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन थोड़ा सा लाइव करके भी हम लोग देख, बिल्कुल बिल्कुल वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं एक बार आपको शॉर्ट उसमें वो बता रहा हूँ। और जब ये मेडिसिन इशू मतलब हमारे वेयरहाउस पे आती है फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एग्री हो जाती है, और उसके बाद वो इशू टू पेशेंट या इशू टू फार्मेसी के लिए अवेलेबल हो जाती है। ये एक पूरा वर्कफ्लो था जिसके थ्रू हम मेडिसिन को इशू करते हैं। मैं आपको पासबुक सिस्टम इसलिए सुनील जी बताना चाहूंगा कि कई बार देखिए हमारे यूपी में एक पासबुक सिस्टम भी चलता है। इसमें क्या होता है कि एक हम नोशनल बजट हर वेयरहाउस जो फैसिलिटी को देते हैं, जो डीजीएमएच की हो या एनएचएम की हो या डीजीएमई की हो, तो हमारे सारे फार्मेसिस्ट भाइयों को ये जरूर ध्यान रखना है कि मेडिसिन लेने से पहले या इंडेंट करने से पहले हमारे पास बजट अवेलेबल है। अगर कोई फैसिलिटी पे ज्यादा क्राउड है और वो फैसिलिटी का बजट खत्म हो रहा है तो वो तुरंत ही समय से पहले डीजीएमएच को या जो भी हमारे सीनियर अथॉरिटी को है वो उनको इन्फॉर्म करें कि वो उनको प्रॉपर बजट अवेलेबल करवाए, ताकि मेडिसिन की कभी कमी ना हो सके और वो प्रॉपर मेडिसिन उनको मिल सके। तो वही जैसे यूपीएमएसएल हेडक्वार्टर से जो हम आपको बताना चाह रहे थे, इसमें आप देख सकते हैं कि यूपीएमएसएल वेयरहाउस पे जो फैसिलिटी वो इंडेंट करती है, हमारा यूपीएमएसएल हेडक्वार्टर जो है वो मेडिसिन वेयरहाउस तक प्रोवाइड करता है। मतलब 2 चेन बन गई, एक यूपीएमएसएल ने कहां तक प्रोवाइड करी, वेयरहाउस तक, और फैसिलिटी को क्या करना है, वेयरहाउस से मेडिसिन लेके जाना है। तो ये दोनों मॉनिटरिंग डिफरेंट तरीके से हो गई और प्रॉपर तरीके से एक चेन मैनेज हो गई। तो ये चीजें मैं आपको इस सिस्टम्स के थ्रू थोड़ा सा बताना चाह रहा था। फैसिलिटी को मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने बजट को प्रॉपर तरह से चेक करें। अगर बजट उनके पास कम अवेलेबल है तो वो तुरंत ही हमारे सीनियर अथॉरिटी को, मतलब या तो सीएमओ सर को या जो भी उनके सीएमएस है या अथॉरिटी को इन्फॉर्म करे, ताकि वो डीजीएमएस से इसके लिए बजट अवेलेबल करवाए। इसमें एक प्रश्न आता है अक्सर, हाँ? कि अगर हमारे पास आज की डेट में बजट नहीं है और हमें दवा की आवश्यकता है
हमारे बिना बजट के भी दवा मिल जाती है। बिल्कुल, हमारे पास ऐसा नहीं है कि बजट नहीं है। कहीं बार डीजीएमएच में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि 24 हमारे लाख माइनस पासबुक में नहीं। पासबुक में है, माइनस 25 लाख तक जा सकता है, जी। ये अवेलेबल है। तो इतना फैसिलिटी तो है कि आपके पास इतने टाइम ड्यूरेशन है। जब आपका बजट प्लस में है, जब वो माइनस में जा रहा है, तभी आप इस चीज के लिए इन्फॉर्म करें। दवाई का कहीं भी कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। तो ऐसा कोई, क्योंकि ये एक्चुअली में हेल्थ का सिस्टम है, तो सारी हमारे एंड यूजर जो है, पेशेंट है, उसके लिए ये सारे रिस्ट्रिक्शंस अवेलेबल, मतलब अलाउ नहीं है। सेकंड चीज, पासबुक सिस्टम में हर किसी को आप वेयर हाउस पे अपनी पासबुक में देख सकते हैं कितना बजट अवेलेबल है, कितना यूटिलाइज हुआ। अगर मैं आपको सुनील जी बता रहा था कि अगर कोई मेडिसिन आपकी गलत आ जाती है तो आप उसको रिटर्न कर देते हैं, तो रिटर्न करने पे आपका बजट भी रिटर्न होकर आएगा और वही चीज आपको आपके बैलेंस में शो करेगी। तो ईयर वाइज आपने कितने का ट्रांजैक्शन किया। अच्छा, बहुत बढ़िया बात यह है कि आप कोई सी भी मेडिसिन, कोई सी भी मेडिसिन, कितने भी टाइप की मेडिसिन आपकी फैसिलिटी के, आपके जियो के, मतलब आपके जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से ले जा सकते हैं, ईडीएल से अवेलेबल जो भी मेडिसिन है। तो ये जो सिस्टम है, इसके थ्रू आप अपने हिसाब से स्वतंत्र होते हैं फार्मासिस्ट भाई लोग कि वो कौन सी दवाई और कौन सी मेडिसिन चूज करना चाहते हैं अपने निर्धारित बजट के अनुसार। अब जो हमारे रोल स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे डीजीएमएच और एनएचएम, जो बजट हमें प्रोवाइड करते हैं, और उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉर्पोरेशन क्या करता है कि वो बजट के बिहाफ पे मेडिसिन अवेलेबल करवाता है। फैसिलिटी फार्मासिस्ट क्या करते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट इंडेंट ऑफ द ड्रग टू द डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस थ्रू पासबुक सिस्टम। फैसिलिटी इंचार्ज क्या करते हैं, मॉनिटर ऑफ पासबुक डिविडेंस अवेलेबल ऑफ ड्रग इन फैसिलिटी, मॉनिटरिंग ऑफ नियर एक्सपायरी ड्रग्स, जिसकी बात मैं बार बार कर रहा हूं कि ड्रग की एक्सपायरी की आप के लिए आप निर्धारित करें। ये की कुछ टेक ओवर्स थे जो आपको लेने चाहिए कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, स्ट्रेटेजिक, ये ठीक है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है कि हम स्टॉक अगेन पैटर्न का हम यहाँ पे मॉनिटरिंग कर पाते हैं और एक्सपायरी पैटर्न का मॉनिटरिंग कर पाते हैं। सप्लायर परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग हम प्रॉपर सिस्टम्स के थ्रू कर पा सकते हैं। कंजम्पशन की मॉनिटरिंग कर पाते हैं ऑफ ड्रग और ड्रग के एक्सपायरी और रीडिस्ट्रीब्यूशन की जो मैं बात कर रहा था, जो यूटिलाइजेशन के बाद अगर आपके पास बच जाता है तो हम एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस को ट्रांसफर कर देते हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ से सिस्टम्स के थ्रू कर पाते हैं। तो अब मैं आपको इसको लाइव सिस्टम पे लेके जाना चाहूंगा, जिसके थ्रू हम आपको थोड़ी सी कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं कि डीवीडीएमएस तक ही हमारी एप्लीकेशन की जर्नी खत्म नहीं होती या सॉफ्टवेयर का सिस्टम खत्म नहीं होता। अभी हम एंड यूजर तक पहुंचे नहीं है। जैसे कि बात करें कि एंड यूजर, तो एंड यूजर जो हमारा है वो तो एक्चुअल में पेशेंट है ना। तो हमारे सिस्टम में दो सिस्टम चलते हैं। एक तो एचएमआई सिस्टम चलता है जो डीवीडीएमएस के बाद सारी मेडिसिन को लेता है, और सेकंड चलता है ई हॉस्पिटल नेक्स्ट जनरेशन जो कि एनआईसी से डेवलप्ड है, और ई सुश्रुत जो है वो हमारे डीवीडीएमएस जो हमारा सीडेक्स से डेवलप्ड है उसका पार्ट है। अब ये दोनों सिस्टम्स का हमने इंटीग्रेशन करके रखा हुआ है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो मेडिसिन आपका वेयरहाउस इशू करेगा उसके सब स्टोर्स को, वो डिफरेंट फार्मेसिस्ट लोग भी ले जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल में पैरासिटामोल, आपने वेयरहाउस से 5000 पैरासिटामोल ली, तो वो आपके एक आगरा का एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सब स्टोर्स में आ गया। अब वो वहां से आगे कैसे उसको लेके जाएगा, तो वो क्या करेगा, उसके आगे जो फार्मासिस्ट है आगरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, वहां से वो एक कोई ओपीडी फार्मासिस्ट है वो एक इंडेंट करेगा, किसको करेगा, हमारे डीवीडीएमएस में, और डीवीडीएमएस वहां से मेडिसिन इशू करेगा ताकि उनके फार्मेसी डिपार्टमेंट में वो मेडिसिन इशू होके आ जाए और फिर वो आगे उसको सारी जगह सर्कुलेट कर सके। मैं इसमें एक आपको थोड़ा सा लॉग इन करके इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। नहीं, लॉग इन करके इंफॉर्मेशन मिलेगा तो उससे ये होगा कि वो लोग जो हमारे साथी हैं, क्योंकि ये यूट्यूब पे हमेशा रहेगा तो हमेशा इसको देख पाएंगे। जी, किसी के मन में कोई भी डेफिनेटली शंका होती है तो तुरंत देख लेंगे कि हमें लॉगिन करके कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से इंडेंटिंग करनी है, और जो औषधियां हमारे ड्रग वेयर हाउस में है उसको हम फैसिलिटी पे कैसे लाएंगे और फैसिलिटी से किस तरीके से इंडेंटिंग होगा। जी जी जी, बिल्कुल ये सारी बिल्कुल। चीजें मुझे लगता है कि आपके इस लाइव सेशन के माध्यम से ये चीज उन तक पहुंच जाएगी, और एक तरीका हम लोग जल्दी जल्दी इन लोगों को बता लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अक्सर ये ट्रेनिंग्स ये होती हैं बट टाइमली कभी कभार नहीं जानकारी हो पाती है। तो अगर ये सारी चीजें हमारे फार्मेसी साथियों को पता चल जाएंगी कि कैसे इंडेंट करेंगे। अच्छा, कभी कभार क्या होता है अभी कि कोई व्यक्ति जो पहले स्टोर में काम कर रहा है, अगर उनकी जगह पे किसी और को किया गया तो उनको समझने के लिए भी ये आपका यूट्यूब सेशन जो होगा ये बहुत कारगर होगा,
और वास्तव में धन्यवाद देना चाहिए हमारे प्रमुख सचिव महोदय को कि इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस प्लेटफॉर्म पर लेकर के आते हैं। और ये मतलब एक बहुत ड्रास्टिक चेंज उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं में आया है कि हम एक आईटी बेस्ड पूरा फार्मेसी और आईटी बेस्ड पूरे व्यवस्था को करने जा रहे हैं। और डीबीडीएमएस के थ्रू जिस तरीके से दवाएं हम परचेज कर रहे हैं या दवाएं हम ले रहे हैं, दवाएं हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं बस 2 मिनट इसको लॉगिन करके आपको बताना चाहूंगा। जी जी, अच्छा। दिक्कत लोगों को होती है लॉगिन करने में, क्योंकि अब जो हमारे साथी हैं वो कैसे लॉगिन करेंगे अपने पोर्टल पे, उनको थोड़ा सा शार्ट में जरूर समझाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको मैं जो इसके यूजर मैनुअल्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हमारे डीबीडीएमएस पे अवेलेबल हैं, जिसका यूटिलाइजेशन आप एनी टाइम कभी भी कर सकते हैं, जो नए साथी जब जुड़ते हैं और जिनको नहीं पता होता उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। बस मुझे ये कुछ पासवर्ड में प्रॉब्लम आ रही है मुझे। नहीं दिख नहीं रहा क्या है। अच्छा ठीक है डेफिनेटली काफी देर से वो लॉगिन सेशन चल रहा है जी, तो इसके कारण वो दिक्कत हो सकती है। तो पहले तो मेंटेन के तरीके से जो आप सुनील जी बता रहे थे वो भी हम बताएंगे यहाँ पर हमारे भाई लोगों को कि कैसे वो इंडेंटिंग कर सकते हैं। जी। ये एक हमारा डीवीडी में सिस्टम है जो हमारे भाई लोगों के पास जो यूटिलाइज करते हैं कि वो इंडेंट कैसे करते हैं। तो बात करते हैं कि सबसे पहले वो इंडेंट, तो हर किसी के पास एक इशू टू वेब कनेक्टेड स्टोर्स का ऑप्शन अवेलेबल होता है, जहां जिसके थ्रू आप इंडेंट इजीली कर सकते हैं। जैसे मैं आप एक एग्जांपल ले लेता हूं। यहाँ पे जैसे मैं अलीगढ़ का एक हॉस्पिटल ले लेता हूँ, जिसमें कि आपको सभी को कैसे इंडेंट करना है इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप इशू टू वेब कनेक्टेड स्टोर में जाएंगे और वहां से आप इंडेंटिंग स्टोर पे जाएंगे। इंडेंटिंग स्टोर जिसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, किसको इंडेंट कर रहे हैं? आगरा, उसको 2 मिनट रुकिए। सबसे पहले इंडेंट जनरेशन में जाएंगे आप और कोई भी फैसिलिटी आप ले लेंगे और फिर वहां से आप इंडेंट जनरेट करेंगे। जैसे सपोज टू मैंने ये एक हॉस्पिटल ले लिया, आगरा का, अलीगढ़ का 100 बेडेड हॉस्पिटल। तो ये जब भी आप इंडेंट पे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपको किसको इंडेंट करना है आपको यहाँ पे डिटेल्स दिखती जाएगी। सबसे पहले आपको इंडेंट के लिए ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको जो है, हमने जो अभी बात करी थी कि हमारे पास 2 टाइप से बजट अवेलेबल होता है, एक डीजीएमएच का होता है और एक एनएचएम का होता है। तो डीजीएमएच के बजट को जैसे ही आप यहाँ पे प्रोग्राम में स्टेट सिलेक्ट करेंगे, प्रोग्राम में डीजीएमएच सिलेक्ट करेंगे, फंडिंग सोर्स जो भी आपका अवेलेबल रहेगा, तो आपको देखिए अलोकेटेड बजट और अवेलेबल बजट की हिस्ट्री दिख जाएगी। इसके भी यहाँ पे आप जब भी क्लिक करेंगे तो जो मेडिसिन हमारे यहाँ वेयर हाउस में अवेलेबल है उसके लिए आगे आपको यस दिखेगा और जो नहीं अवेलेबल उसके आगे नो दिखेगा। बट इस नो पर आपको इसलिए नहीं जाना है कि हो सकता है आज मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, वो क्वारंटाइन स्टेज में हो, कल जाके आपकी वो मेडिसिन अवेलेबल हो जाए। तो आपको इसके बिहाफ पर इंडेंटिंग प्रोसेस करना है। इंडेंटिंग करने के लिए सिंपल सा है, आप जो मेडिसिन की जरूरत हो आप यहाँ पर टाइप करें, आपको ऑटोमेटिक ड्रैग एंड ड्रॉप में ये मेडिसिन दिखती जाएगी। अब जैसे ये मेरे को यहाँ पर पैरासिटामोल 500 mg दिख रहा है, आप अपनी मेडिसिन की क्वांटिटी डालिए, फिर आप दूसरी मेडिसिन सिलेक्ट करिए। यहां पे अपनी क्वांटिटी डाल दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। मैं एक को सेव करके दिखा देता हूं। वैसे ये जैसे ही आप इंडेंट
सेव करते हैं तो ये इंडेंट हमारे उस वेयरहाउस के हॉस्पिटल्स पे शो करने लगता है। अब जैसे मैं अलीगढ़ पे जाके दिखाता हूं आपको कि वो इंडेंट कैसे शो करता है, वो उसका मेडिसिन इशू कैसे करते हैं। ये जो पार्ट है ये सारे सब स्टोर्स के लिए भी अवेलेबल है। मतलब ये तो मैं आपको एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे एग्जांपल दे रहा हूं, बट हमारे यहाँ जो HWC लेवल तक सारे जो हमारे जो वहां पर भी जो फार्मासिस्ट अवेलेबल हैं, वो भी आशा कार्यकर्ता हैं, वो भी वो मेडिसिन लेके जाती हैं, तो सिस्टम्स के थ्रू लेके जाती हैं। तो ये फैसिलिटी उनके यहाँ भी अवेलेबल है, इसके थ्रू वो मेडिसिन को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अच्छा, आप आशा भी डायरेक्ट इंडेंट मतलब जो HWC लेवल पे जो हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर पे जो ऑफिसर्स रहते हैं, CHOs, जो CHOs होते हैं, वो भी हमारे सिस्टम से इंडेंट करते हैं और मेडिसिन लेके जाते हैं। तो जो हमारा DVDMS सिस्टम है, इससे करीबन 24,000 फैसिलिटीज आज भी कनेक्टेड हैं, डिफरेंट। अब बात करते हैं ये इंडेंट होने के बाद इशू। तो जब भी आप लोगों के सिस्टम में एक इशू मैनेजमेंट दिखेगा, आप इशू मैनेजमेंट पे जाके आप इशू टू वेब कनेक्टेड ओपन, जो हमारा फार्मासिस्ट है वो वहां पर इशू टू वेब कनेक्टेड पे देखेगा। जैसे मैंने अलीगढ़ ले लिया था, तो अलीगढ़ का मैं डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। जो इंडेंट मैंने आज की डेट में किया होगा वो मुझे यहाँ पर दिख जाएगा, जिससे मैंने ये अभी किया हुआ था। ये 100 बेडेड अथरोली से किया है 6 जून को। मैं यहाँ जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक मेडिसिन की लिस्ट खुल के आ जाती है। जो 2 मेडिसिन का मैंने देखिए आपको इंडेंट किया था, वो क्वांटिटी आपको यहाँ पर शो कर रही है। इसके बिहार पे मैं आपको जितनी भी अवेलेबल करंट क्वांटिटी है, उसके बिहार पे मैं आपको यहाँ से मेडिसिन इशू कर सकता हूँ। मैं सिर्फ एक मेडिसिन इशू करूंगा ताकि सिर्फ ये आपको क्लियर रहे कि कैसे कैसे इशू होती है। हमारे जो वेयरहाउस फार्मेसिस्ट हैं उनके लिए भी अवेलेबल है कि अगर आपके पास जैसे फैसिलिटी ने हमारे पास 5,000 का इंडेंट किया है, बट उनके पास 2,000 अवेलेबल है, तो उसका रीजन भी डाल सकते हैं कि नॉट सफिशिएंट क्वांटिटी। अदर रीजन जो भी उनके पास अवेलेबल है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, ताकि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन हो कि उन्होंने उसको पूरी क्वांटिटी दी है या नहीं दी है। अब जैसे मैंने एक मेडिसिन यहाँ पे इशू करी और यहाँ पर ओके किया, आप देखेंगे कि एक वाउचर जनरेट होकर आता है, जिसके बारे में अगेन बात कर रहा था कि जब मेडिसिन इशू होती है उसको, तो उस वाउचर पर वो देख ले कि कौन सा बैच है, बैच नंबर है, कितनी एक्सपायरी है, उसके बाद उसका रेट क्या है, और जो पासबुक सिस्टम की बात कर रहा था कि उसमें से उसके पास अवेलेबल बजट कितना है, यूज बजट कितना यूटिलाइज हुआ, ये उसके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। ये वाउचर का वो प्रिंट लेके अपने साथ जाते हैं, तो ये रिकॉर्ड उनके पास अवेलेबल रहे। तो ये बात तो हो गई हमारे मेडिसिन इशू करने की, ठीक है। जो मुझे मेन पर्पस था हमारे DVDMS को दिखाने का कि कैसे वो हमारे फैसिलिटी इंडेंट करेगा और कैसे उसको इशू करके हमारे पास स्टॉक में लेके जाएगा। ये थोड़ा सा हम लोग इसे फैसिलिटी में और डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टोर्स पे करते हैं, अदर सब स्टोर्स पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो मैं आपको ये सेम प्रोसेस है, जब आप इशू टू नॉन वेब कनेक्टेड पे एक प्रोसेस हमने दिया है इशू मैनेजमेंट के अंदर, हर फैसिलिटीज को दिया हुआ है, वो इस ड्रग को सब स्टोर्स को भी इशू कर सकते हैं। अब मैं जैसे आप अभी अलीगढ़ की ही बात करता हूं। अलीगढ़ कौन सा हॉस्पिटल लिया था मैंने, अलीगढ़ का 100 बेडेड अतरौली लिया था ना, हाँ ये लिया था। चलिए यही ले लेते हैं, कोई से कोई वो नहीं है। जैसे अगर यहाँ पर वार्ड आ रहे हैं तो आपको यहाँ वार्ड की लिस्ट खुल के आएगी, वही मेडिसिन आपको यहाँ पर, मैं इनको इशू नहीं करूंगा, बट यही मेडिसिन आपको यहाँ से आप इसको वापस इशू कर सकते हैं हमारी फैसिलिटी को। यहाँ पे आप अपना जो भी नंबर है वो डाल दीजिए, रिक्वेस्ट इंडेंट टाइप भी आप डाल दीजिए। आपको जो वार्ड इंडेंट करता है वो डिफरेंट डेट्स में इंडेंट करता है, वो डिटेल्स भी हम डालेंगे। यहाँ से वही ड्रग्स की लिस्ट खुल जाएगी जो कि आपके मेन स्टोर की है, ठीक है। आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर लीजिए, क्वांटिटी डाल दीजिए जो उसने रिक्वेस्ट किया है, और इसके बाद आप यहाँ से उसको इशू कर सकते हैं। ओके करेंगे, ये आपके सिस्टम में ऐड हो जाएगा। फिर आप दूसरी ड्रग ले लीजिए, डिटेल डाल के आपको सेव करना है, अगेन एक वाउचर जनरेट होके आएगा, यह मेडिसिन उस फैसिलिटी के वार्ड में चली जाएगी। तो सुनील जी, सिस्टम यह है कि हमारे कहीं जिनके पास वार्ड अवेलेबल नहीं है वहां पर ना अदर का ऑप्शन देके रखा है। जैसे अब आप बात करें हेल्थ वेलनेस सेंटर की, तो वहां तो वार्ड अवेलेबल नहीं है, तो वहां हमने एक अदर का ऑप्शन दिया है, वहां पर वो
जो हमारे CHOs है वहां पर यहाँ पे नेम ऑफ रिसीवर का नाम डाल सकते हैं, उन्होंने किसी को दी है तो, या वो यहाँ पर सिलेक्ट करके अदर में या रिमार्क डाल के उसको सेव कर सकती है, ताकि उसको ये पता रहे उन लोगों को कि किसको दी है और कब ये यूटिलाइज होगी। तो ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं फैसिलिटी के। इसी के साथ एक हमने ना नेक्स्ट जनरेशन, और जो मैं आपको अभी बात बता रहा था, हमने एक इंटीग्रेशन करके रखा है। किस चीज का इंटीग्रेशन करके रखा है सुनील जी? कि जो दवाई हमारे यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन से जो हमारे डीवीडीएमएस के थ्रू हमारे मेन स्टोर में पहुंची है, उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जा सके, ठीक है। तो वो हमने हर जो हमारे डीवीडीएमएस में एक ऑप्शन दिया हुआ है, मैं इसमें आपको जैसे लखनऊ टीबी हॉस्पिटल ठाकुरगंज में, इसको अभी हम लेटेस्ट टेस्ट कर रहे थे, ये हॉस्पिटल के साथ जो इंटीग्रेशन उसको टेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर जब हमने लखनऊ टीबी हॉस्पिटल ठाकुरगंज लेके रखा है, तो इसमें देखिए कि उन्होंने डिफरेंट इंडेंट किए हुए हैं, वो हमारे मेन स्टोर को इंडेंट किया है। हमारे मेन स्टोर्स के थ्रू हम ये दवाई उनको इशू कर सकते हैं इजीली, मतलब वो अपनी एप्लीकेशन से इंडेंट करेंगे, मतलब जो वो HMI सिस्टम को यूज कर रहे हैं उससे इंडेंट करेंगे हमारे डीवीडीएमएस में, मतलब वो इंडेंट उन्हीं में करेंगे, बट वो हमारा रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगा, और उसके थ्रू हम मेडिसिन उनको दे देंगे, ताकि वो जो HMI सिस्टम है उसके थ्रू जो वो फैसिलिटी को यूज करना है, जो उनके वार्ड यूज कर रहे हैं, जो हम वो पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो उस लेवल तक मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, मतलब एंड लेवल तक डिस्ट्रीब्यूशन वो कर सके इस मेडिसिन का। मैं आपको इशू भी करके बताता हूँ। मतलब उनको नया कोई चीज नहीं करना है, नई चीज नहीं करना जी, उनको जो सिस्टम वो यूज कर रहे हैं उसमें इंडेंट करना है, बस वो हमारे तक आ जाएगा सिस्टम्स के थ्रू, और ये मेडिसिन वहां पर चली जाएगी। मतलब टीबी हॉस्पिटल जो ठाकुरगंज था, उसने क्या किया, इंडेंट कहाँ किया, अपने HMI सिस्टम में, नेक्स्ट जनरेशन में, और वो हमारे यहाँ रिफ्लेक्ट होके आ गया। ठीक है। अच्छा, कंजम्पशन का क्या है अभी? कंजम्पशन का थोड़ा सा बता दीजिए, किसी भी काउंटर में कंजम्पशन कैसे करेंगे? ये कंजम्पशन मैंने अभी आपको इससे पहले भी कंजम्पशन बताया कि काउंटर पे कंजम्पशन कैसे करेंगे। तो वो सिस्टम उनका HMI का सिस्टम है कंजम्पशन का, तो वो भी उनके यहाँ जैसे पेशेंट को देना है, तो पेशेंट्स के पास एक एप्लीकेशन में वहां पर रहता है इशू टू पेशेंट, वो वहां पर जैसे वो मेडिसिन दिखने लगेगी और वहां से वो उसको इशू करके कंज्यूम कर सकते हैं। तो सिस्टम जो है, हमने प्रोक्यूरमेंट कहाँ से किया, प्रोक्यूरमेंट करने के बाद वो मेडिसिन हमारे डीवीडीएमएस के वेयर हाउसेस में गई, वेयर हाउस से वो मेडिसिन हमारे फैसिलिटी के मेन स्टोर में गई, मेन स्टोर से उनके सब स्टोर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई, और वो एंड तक पेशेंट तक पहुंच गई। तो जो डीवीडीएमएस का जो मेन वर्कआउट था, वो पूरा ई सुश्रुत और ई हॉस्पिटल नेक्स्ट जनरेशन के साथ वो एंड लेवल तक इसका यूटिलाइजेशन हो, यानी कि जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वहां तक कर दिया। साथ में बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने फैसिलिटी लेवल पे दी है मॉनिटरिंग करने के लिए। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, हर जो हमारे ACMOs हैं जो इस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी मॉनिटरिंग करें प्रॉपर रिपोर्ट्स का, और इनका प्रॉपर यूटिलाइज करें। रही बात जो आपकी फर्स्ट थी कि हमारे पास कि कैसे कोई नए फार्मेसिस्ट ऐड होते हैं, तो वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कैसे वो, तो ये सारे ट्यूटोरियल्स हमारे सिस्टम पे अवेलेबल हैं। हर फार्मास्यूटिकल इशू प्रोसेस का है, इंडेंट जनरेशन का है, ये यहाँ से आप वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, आप अवेलेबल हैं, आप सभी लोग डीवीडीएमएस की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका यूटिलाइजेशन इजीली कर सकते हैं। तो आपका एंड ओवर तक आपको जिसको भी जरूरत पड़ रही है, वो इनका यूज करके इंडेंटिंग कैसे इसका यूटिलाइजेशन करना है वो इजीली सीख सकते हैं। सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, अपने मोबाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं और इजीली इनका यूज कर सकते हैं। साथ में कुछ हेल्प डेस्क पे नंबर भी दिए गए हैं हमारे यहाँ, जिससे जो कि डीवीडीएमएस में आने वाली समस्याएं हैं उनका प्रॉपर निदान और प्रॉपर उसको आप सीखने के लिए भी अवेलेबल है। वो आपको एनी डेस्क पे जो भी प्लेटफॉर्म पे उस पर लेकर आपको ये सारी चीजें अवेलेबल करवाएंगे और ये आपको प्रॉपर सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। साथ में कुछ सर्कुलर्स जो हमारे सिस्टम पे चलते हैं, जो डे बाय डे सर्कुलर्स आते हैं, इनको भी आप डीवीडीएमएस सिस्टम्स के थ्रू आप इनको पढ़कर जो भी जानकारी है उनको देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग लगभग सभी बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं और एक बार फिर से आपका धन्यवाद और उत्तर प्रदेश के हमारे इस प्रमुख सचिव महोदय का धन्यवाद और इस संस्थान का धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है तो देखा जा सकता है एक बार।
कोई प्रश्न है कि नहीं है, तो देख लीजिए। और अगर कोई प्रश्न है तो हम लोग एक बार ले लेते हैं। एक HIS क्या एक प्रश्न है, ये बताइए। बिल्कुल, ये जो HIS है ये एक्चुअली में HMIS बोलते हैं जिसको। जैसे आपका DVDMS है वैसे एक हमारा ई-सुश्रुत करके एक एप्लीकेशन है जो कि मेडिसिन के जो दवाइयां हैं उसको प्रॉपर लोअर लेवल तक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है। एग्जांपल, इस HMIS में एक हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि हमारे फैसिलिटी पे काम करता है। इसको आप ऐसे समझें कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट का सिस्टम है, जिसको आपको मैंने सामने ओपन करके रखा है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजिटल सिस्टम है। ये भी एक ई-सुश्रुत जो हमारे सीडेक द्वारा बनाया गया इसका पार्ट है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, डॉक्टर डेस्क होती है, पेशेंट बिल्डिंग होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, उसके वार्ड्स का इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, जब पेशेंट को IPD में एडमिट किया जाता है तो उसका CR होता है। कोई क्वेश्चन है? तो और कोई क्वेश्चन नहीं है। धन्यवाद के साथ अंशुल जी, आपका भी धन्यवाद। और धन्यवाद सुनील जी। और